हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आपका A4S में स्वागत है। देखिए, संकल्प सीरीज 2.0 NDA 1 2026 इंग्लिश में आज का जो टॉपिक है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टुडेज टॉपिक यू कैन सी ओवर हेयर ईडियम्स। अब आप ईडियम्स की जब भी हम बात करें एनडीए में तो आपको मालूम है ईच क्वेश्चन हैज़ 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। कभी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यू कैन से 40 मार्क्स। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे ईयर वाइज कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 20 एनडीए 1 में देयर वाज नो क्वेश्चन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 21 एनडीए 1 देयर वाज 10 क्वेश्चंस ओवर देयर। 22 एनडीए 1 देयर वाज 10 क्वेश्चंस ओवर देयर। 22 एनडीए 2 देयर वाज 10 क्वेश्चंस ओवर देयर। उसके बाद 23 एनडीए 1 देयर वाज 10 क्वेश्चंस ओवर देयर। एनडीए 2 में नहीं पूछा, 23 में। उसके बाद 24 एनडीए 1 में 5 क्वेश्चंस। अब 5 क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन कम होते जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं पूछेगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर की भी बात करें 24 एनडीए 2 में फिर से 5 क्वेश्चंस थे। लेकिन 2025 एनडीए 1 में देयर वाज नो क्वेश्चंस ओवर देयर, वहाँ कोई क्वेश्चन ही नहीं था। तो अब इसका मतलब ये नहीं है 26 में नहीं पूछेगा। तो 25 एनडीए सेकंड में तो पूछा है ना ईडियम्स। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉप मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स हैं ये, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड हैं। तो आज का जो सेशन है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, वो आपने कर रखा होगा। एक बार यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ईडियम हमारे पास क्या है, टू प्ले हैवक विद। टू प्ले हैवक विद अब इस तरीके से दिया जाएगा, देयर आर 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन है, यू हैव टू चूज वन, है ना। आपको एक चुनना होता है, इसी का 4 नंबर है। अब ईडियम्स की लिमिट तो नहीं है, देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ ईडियम्स, ये तो लाखों होते हैं। लेकिन यही क्यों करने हैं, टॉप मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स हैं, दैट्स वाई यू विल हैव टू डू। तो टू प्ले हैवक विद ये एक ईडियम है और हैवक का मतलब ही होता है डिस्ट्रॉय कर देना, है ना। इरेडिकेट, रब आउट, रूट आउट, बर्बाद कर देना, खत्म कर देना, विनाश कर देना। यू हैव टू चूज वन, एक ऑप्शन आपको चुनना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टू रुइन, सेकेंड ऑप्शन है टू ऑल्टर। ऑल्टर क्या है, चेंज करना, बदलना। नेक्स्ट क्या है, स्वैलो, तो निगल जाना, इंजेस्ट, डाइजेस्ट कर जाना, है ना, इफेक्ट, है ना। तो इसमें से क्या होना चाहिए, टू प्ले हैवक विद, डिस्ट्रॉय कर देना, दैट्स वाई ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। अगर नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करें तो इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी आपके लिए दिया है, बिल्कुल यू कैन वेरीफाई ओवर हियर, ए इज द राइट आंसर। अब हैवक क्या है, डिस्ट्रॉय कर देना, एक एक वर्ड का मीनिंग भी आप चेक कर सकते हैं। ऑल्टर, चेंज करना, स्वैलो, टेक, इंजेस्ट कर जाना। इफेक्ट क्या है, इम्प्रेस। रोइन तो पहले ही आपको मालूम है, डिस्ट्रॉय कर देना। अब एक सेंटेंस है, यू कैन रीड ओवर हियर, द डिजीज कैन प्ले हैवक विद द बॉडीज इम्यून सिस्टम, है ना। तो आप हिंदी भी आप देख सकते हैं, आई विल नॉट स्पीक इन हिंदी ओवर हियर। नेक्स्ट ईडियम्स की बात करें, हरक्यूलियन टास्क। यू मे हैव सीन द मूवी हरकुलस मूवी, आपने एक मूवी देखी होगी हरकुलस मूवी, और हरकुलस मूवी में डिफिकल्ट काम हुए थे बहुत ज़्यादा, ऐसे मान लेते हैं याद करने के लिए, है ना। हरक्यूलियन टास्क इसका मतलब होता है कुछ कठिन काम करना, डिफिकल्ट थिंग। तो दैट्स वाई इजी पजल इज नॉट अ आंसर ओवर हेयर, इजी पजल आंसर नहीं होगा, है ना। हरिड जॉब, है ना, इट्स नॉट अ आंसर ओवर हेयर। गुड कंटेस्ट, नॉट आंसर। तो दैट्स वाई योर आंसर विल बी ओवर हेयर, बी इज द राइट आंसर। अ डिफिकल्ट थिंग, कोई कठिन काम करना। अब नेक्स्ट स्लाइड पे इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ, बिल्कुल पहले वेरीफाई करो, आंसर इज द बी ओवर हेयर, बिल्कुल ठीक है। फिर से सुन लीजिए, टॉप मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स है, इससे बाहर नहीं जाएगा और बहुत अच्छा सेशन है, पूरा देखिएगा, ठीक है। हरक्यूलियन टास्क, डिफिकल्ट, ठीक है। इट प्रूव्ड अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड हरक्यूलियन टास्क, है ना। यू कैन सी ओवर हियर एग्जाम्पल, और ये मैंने एक पिक्चर लगाया है हरकुलस मूवी का, तो ठीक है, बहुत टफ दिख रहा है ना, बहुत कठिन काम किया होगा इन लोगों ने, देखो कितना बॉडी इनका अच्छा है। नेक्स्ट, अ रेड लेटर डे। एवरीबडी नोज अ रेड लेटर डे का मीनिंग क्या है। अब कितने लोग हैं, आपने सुना भी होगा, यू मे हैव सीन इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, दिवाली इज अ रेड लेटर डे, ईद इज अ रेड लेटर डे, इस तरीके के सेंटेंस आपने देखे होंगे। तो अब इसमें से आंसर बताना है, देयर आर 4 ऑप्शंस ओवर हियर। ऑप्शन ए, एन अनइम्पोर्टेंट डे। ऑप्शन बी, अ फेस्टिवल ओकेजन। ऑप्शन सी, एन इम्पोर्टेंट डे। ऑप्शन डी, एन इनसिग्निफिकेंट ओकेजन।
तो देयर आर 4 ऑप्शंस, यू हैव टू चूज वन। तो न्यूज़पेपर में जब लिखा रहता है दिवाली इज अ रेड लेटर डे, इसका मतलब क्या है? कोई स्पेशल डे होगा, कोई स्पेशल दिन होगा। तो इसका आंसर एक ही बनता है, इंपॉर्टेंट डे। सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। आप चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अब यहां लिखा भी है मैंने सेंटेंस, दिवाली इज अ रेड लेटर डे, ईद इज अ रेड लेटर डे, ठीक है। तो यू कैन सी एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट फोर्थ वन है अ बॉन ऑफ कंटेंशन। कितनी बार आपके एनडीए में रिपीटेड है बॉन ऑफ कंटेंशन? क्या लिखा है? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, सेकेंड ऑप्शन है अ सेटल्ड क्वेरल, सी फूड फॉर थ्रो, डी कॉम्पिटिशन। यू हैव टू चूज वन। अ बॉन ऑफ कंटेंशन शुरू से पढ़ रहे हैं हम, झगड़े का कारण, झगड़े की वस्तु। अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल है, कुछ हमने सुने होंगे, कुछ हमारे लिए ये नए भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहां पर। इसका एग्जाम्पल ए, बिल्कुल ठीक है, वेरीफाई कर लो, आंसर इज द ए ओवर हियर। मनी इज अ कॉमन बॉन ऑफ कंटेंशन इन मैरिज, बिल्कुल राइट, इट्स अ ट्रुथ, ये सच है, ठीक है। नेक्स्ट, टू गिव करेंसी, बहुत बार रिपीटेड है, मेनी टाइम्स हैव बीन आस्क्ड इन योर पेपर, गिव करेंसी। तो देयर आर 4 ऑप्शंस अगेन। नेक्स्ट क्या लिखा है? टू मेक पब्लिसिटी नो, टू मिस इंटरप्रिट, टू बेस्टो इंपोर्टेंस, टू ओरिजिनेट। तो क्या आंसर होना चाहिए भाई? टू गिव करेंसी। अगर कोई बच्चा द हिंदू की रीडिंग करता होगा तो वहां पर ये सब चीजें आती हैं, टू गिव करेंसी या एडिटोरियल आपने पढ़ा होगा, और कंफर्म है आप पढ़ते ही होंगे एडिटोरियल वगैरह। तो इसका मतलब होता है प्रचार करना, एडवर्टीजमेंट करना, प्रसार करना। दैट्स वाई योर आंसर टू मेक पब्लिसिटी नो, तो दैट्स वाई ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। अब इसका वेरीफाई करेंगे, बिल्कुल ठीक है, ए इज द राइट आंसर। और यहां पर एक सेंटेंस है, आप एग्जाम्पल बहुत जरूरी है आपके लिए, एग्जाम्पल्स आपको हर ईडियम्स का देखना होगा, कि दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू सॉल्व ईडियम्स तो एग्जाम्पल्स आपको पढ़ना होगा। यू हैव टू रीड द एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ईडियम, हर ईडियम का आपको एग्जाम्पल पढ़ना होगा। क्या है? बाय शेयरिंग हिज पर्सनल स्टोरी द ऑथर गिव करेंसी टू द मूवमेंट फॉर सोशल चेंज ना। तो अब इससे क्या होगा आपको पता चल गया ना, गिव करेंसी ना, याद भी हो गया ईडियम्स क्या है। नेक्स्ट, एट द 11th आवर, आपने कॉलेज वगैरह में देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन, कंफर्म देखा होगा आपने। क्या देखा होगा? जैसे कोई बच्चा आता है, असाइनमेंट जमा करना होता है, वो क्या टीचर कहता है ना, ही सबमिटेड द असाइनमेंट एट द 11th आवर, है ना। उसने क्या बोला? ही सबमिटेड द असाइनमेंट एट द 11th आवर। उसने असाइनमेंट को सबमिट किया एट द 11th आवर। 11th का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट। तो अब यहां 4 ऑप्शन है। ए में क्या है? इवेंचुअली। बी क्या है? आफ्टर मच हार्ड वर्क। सी आफ्टर रनिंग एथलेटिक रेस। डी क्या है? टू डू थिंग एट द लास्ट मोमेंट। अब लास्ट मोमेंट, दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। यू कैन सी द एग्जाम्पल्स। डी बिल्कुल वेरीफाई कीजिए, डी इज द राइट आंसर। और इसने सेंटेंस भी देखो मैंने वही लिख कर दिया है, ही सबमिटेड हिज असाइनमेंट एट द 11th आवर। यू कैन से इन अदर वर्ड एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट, टू कॉल आई स्पेड आई स्पेड। अब स्पेड, इसका मतलब क्या है? फिर से वही 4 ऑप्शन है। टू स्पीक द ट्रूथ, टू बी एन ऑनेस्ट, टू बी ग्रेट, टू बी क्लीन ना। स्पेड का मतलब होता है साफ साफ बोलना, सच बता देना। तो क्या होगा आंसर? टू स्पीक द ट्रूथ, ए इज द राइट आंसर। बी होगा नहीं, टू बी एन ऑनेस्ट, टू बी ग्रेट नहीं होगा, टू बी क्लीन नहीं होगा। दैट्स वाई ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। बिल्कुल ठीक है, ए इज द राइट आंसर। और इसमें यहां पर सेंटेंस देखेंगे, आई एम गोइंग टू कॉल आई स्पेड आई स्पेड। इस तरीके से हम बोलते भी हैं, भाई मैं सच को सच बताने जा रहा हूं, इस तरीके से, या कहने जा रहा हूं। नेक्स्ट है फ्रॉम द ब्लू। अभी रिसेंटली रिपीट है, पहले भी पूछा गया था और इसके पहले भी कई बार एनडीए में ये रिपीटेड है। आप अगर पीवाईक्यू करेंगे तो यू कैन सी ओवर देयर, वहां आप देख सकते हैं इस ईडियम को कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। फ्रॉम द ब्लू, ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ अ सडन, नोइंगली, कंटिन्यूअसली, एज अ स्लो बॉल। तो फिर से देखिए क्या होता है, फ्रॉम द ब्लू होता है अचानक से कोई चीज, सडनली। तो दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी ओवर हियर, ए इज द राइट आंसर। फिर से देखिए,
वेरीफाई करेंगे, बिल्कुल ठीक है, ए इज द राइट आंसर। सेंटेंस क्या है, आई रिसीव्ड अ जॉब ऑफर, है ना, मुझे एक जॉब ऑफर मिला, क्या लिखा है, फ्रॉम द ब्लू, अचानक से, है ना, कहते हैं ना मुझे एक जॉब मिल गई अचानक से, तो ये एक ईडियम है। अब कहीं लिखा हो फ्रॉम द ब्लू तो इसका मतलब क्या, सडनली मुझे जॉब ऑफर मिला। नेक्स्ट है लॉन्ग रन, ये भी मैनी टाइम्स हैव बीन आस्क्ड इन योर पेपर, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो लॉन्ग रन आफ्टर मच हार्ड वर्क तो होगा नहीं, लॉन्ग रन का मतलब ये नहीं, आफ्टर रनिंग एन एथलेटिक रेस भी नहीं होगा, विद गॉड्स हेल्प भी नहीं होगा, है ना। लॉन्ग रन को यू कैन से इन हिंदी कहते हैं ना आखिरकार, है ना, इवेंचुअली, तो दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट यहां पर आप चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अब इस सेंटेंस है, इसे पढ़िए, क्विटिंग स्मोकिंग इज हार्ड बट इट्स वर्थ, इट इज इन द लॉन्ग रन फॉर योर हेल्थ, है ना, बहुत कठिन है ना, हेल्थ के लिए, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, इस तरीके से लिखा है अगर लंबे समय की बात करें तो, लॉन्ग रन। नेक्स्ट क्या है, टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। अब देखो ये चीज हम स्पोकन इंग्लिश में ऑलरेडी बोलते भी हैं और एवरीबडी नोज ना, सभी लोग जो अच्छा एडिटोरियल पढ़ते हैं, द हिंदू पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, या कोई ऐसी कहानी अंग्रेजी की रीडिंग डेली वो करते हैं, तो ये सारे ईडियम्स कहीं ना कहीं हमें मिलते हैं और हम फेस भी करते हैं। तो वहीं से सारी चीजें पूछी गई हैं, टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, है ना। अगर हम इसको देखें, टू वेट एक्सपेक्टेंटली, है ना, इंतजार करना बहुत उत्सुकता के साथ। फिर क्या है, टू एक्ट इन अ हॉस्टाइल मैनर, हॉस्टाइल का मीनिंग क्या है, देखिए जब हॉस्टाइल की बात करें तो ये वर्ड आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में भी पूछा जा चुका है, तो इट्स अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कई एग्जाम ऐसे हैं जो बार बार ये हॉस्टाइल वर्ड आ चुका है, और ज्यादातर सारे बच्चे जानते हैं हॉस्टाइल का मतलब क्या, दुश्मन, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन करना, एनिमिटी, दुश्मन को कहते हैं। इंटरफेयर इन अननेसेसरीली, टू कीप आउट ऑफ एनी डेंजर, तो ये आंसर तो नहीं होगा। देखिए टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड का मतलब होता है इंतजार करना उत्सुकता के साथ, दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। अब यहां चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अब क्या लिखा है, आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस्ड दैट आई विल गेट द जॉब, है ना। तो आप इसमें मीनिंग भी पढ़ सकते हैं और यू कैन सी ओवर हियर हिंदी भी देख सकते हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं कोई दिक्कत नहीं है। हाफ हार्टेड बड़ा इजी है, यू कैन इजीली सॉल्व, आसानी से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। कितनी बार हम बोलते हैं ना हाफ हार्टेड, अधूरे मन से, बिना उत्साह के साथ, तो अनहेल्पफुल तो होगा नहीं, रेकलेस तो लापरवाही को कहते हैं, तो देयर इज नो आंसर फ्रॉम ए बी। अनइकोनॉमिकल भी नहीं होगा, है ना, अधूरे मन से क्या होगा, अनएंथुजियास्टिक, दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। अब चेक करेंगे सी, she went to the party but her half-hearted attempts at dancing were occurred, तो you can see the examples over here, half-hearted आप देख सकते हैं ताकि आप इजीली इसे रीड कर सकें और लर्न कर सकें। नेक्स्ट है add fuel to the flame। अब हमने तो सर सुना था add fuel to the fire, तो देखिए कभी कभी आता है add fuel to the fire और सभी लोग जानते हैं, 4th या 6th क्लास से इस हम ईडियम को पढ़ भी रहे हैं, add fuel to the flame, एड फ्यूल टू द फायर, बहुत पहले से ये रिपीटेड है, तो कभी फायर लिख देता है या मैं भी लिख देता हूं, कभी फ्लेम, तो बात एक ही है। तो ये इसका मतलब वी कैन से इन हिंदी, आग में घी डालना, किसी को भड़काना, है ना, गुस्से में कर देना किसी को, है ना, तो उसके लिए एक्साइट तो आएगा नहीं, एग्जॉर्ट भी नहीं आएगा, एग्जर्ट भी नहीं आएगा, इंसाइट होता है भड़काना, इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, एडिशनल एंगर, गुस्सा दिलाना, तो दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। अब यहां चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अब इसका सेंटेंस क्या है, द कंपनीज डिसीजन टू रेज प्राइजेस विल ओनली एड फ्यूल टू द फायर ऑफ द ऑनलाइन डिबेट, तो अब आसानी से सेंटेंस के साथ यू कैन इजीली लर्न, इसे आप ध्यान भी रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू टर्न अ डीफ ईयर, यू मे हैव सीन इन द क्लास, टीचर कुछ भी बोले, कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चे जो अनसुना कर देते हैं, है ना, अभी ऐसे याद हो गया ना, टू टर्न अ डीफ ईयर, है ना, टू टर्न अ डीफ ईयर। तो अब इसके 4 ऑप्शन को पहले पढ़िए। फर्स्ट ऑप्शन ए क्या है, टू शो वंस डीफ ईयर टू अ डॉक्टर। नेक्स्ट है बी, टू डिसरिगार्ड टोटली। सी क्या है, टू टर्न वंस ईयर टुवर्ड्स समबडी। नेक्स्ट क्या है, अनेबल टू लिसन टू,
तो आंसर क्या होगा, अनसुना कर देना। कहते हैं ना किसी टीचर ने कहा भाई ये वाली किताब पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, नहीं पढ़ना है, अनसुना, टोटली डिसरिगार्ड। तो दैट्स व्हाई आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, टू डिसरिगार्ड टोटली। बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर। यू कैन सी द एग्जाम्पल्स ओवर हियर। द गवर्नमेंट टर्न अ डीफ ईयर टू बी प्रोटेस्टर्स डिमांड्स। तो आप सेंटेंस जब भी देखिए कोई इडियम्स करेंगे तो एग्जाम्पल साथ में होगा, तो यहां से चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है, यहां से चीजें क्लियर हो जाती हैं और ये आसानी से लंबे समय तक याद भी रहेगा इडियम। तो दैट्स व्हाई ध्यान रखिए, इट इज अ कंपल्सन, यू हैव टू रीड द एग्जाम्पल ऑफ ईच इडियम। फूल्स पैराडाइज, है ना, फूल्स पैराडाइज। अब कुछ बच्चे होते हैं ना, वो कैसे, वो सपने देखते हैं, है ना, जैसे एनडीए की तैयारी की 2 घंटे और उसके बाद सपने देखे ना, फॉल्स अंडरस्टैंडिंग, झूठी आशा रखना। तो ऑप्शन ए क्या है, हेवन, ये तो होगा नहीं। एंड एंटायरली फॉल्स अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल पूरी तरीके से झूठी आशा में जीना कि मेरा हो जाएगा, पढ़ूंगा 1 या 2 घंटे, है ना, तो वो ये है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका बी होगा। एंड अर्बन स्लम तो होगा नहीं, हटा दीजिए। हेल भी नहीं होगा, हटा दीजिए। ओनली बी इज द राइट आंसर। एंड एंटायरली फॉल्स अंडरस्टैंडिंग, क्या ना, हिंदी में कहते हैं हवाई किले बनाना, है ना, हवाई किले। तो दैट्स व्हाई आंसर इज द बी ओवर हियर। अब इसमें हम आंसर देखें, बिल्कुल ठीक है, बी हो गया। अब एक सेंटेंस है, इसे पढ़िए, क्या है, ही सीम्स टू बी लिविंग अ फूल्स पैराडाइज, है ना, अब ये याद भी रहेगा। नेक्स्ट है लाफिंग स्टॉक। अब लाफिंग से ही क्लियर है कि आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 4 ऑप्शंस है, यू हैव टू चूज वन, एक आपको सही से चूज करना है, जो सबसे बेस्ट आंसर होगा। कभी कभी ऑप्शन एक जैसे भी होते हैं, तो उसमें भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी होती है मेन, है ना। तो क्या है, ए में क्या है, अ कलेक्शन ऑफ जोक्स, ये तो आंसर होगा नहीं, कलेक्शन ऑफ जोक्स, ठीक है। अब लाफिंग से कुछ बच्चे टिक भी कर देते हैं इसको, नहीं होगा। वन हू हैज मेड मनी इन स्टॉक मार्केट, नो। वन हू लाफ्स एट अदर्स, जो दूसरों पे हंसे, नो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, ऐसी वस्तु जिस पर हंसी आए या सब हंसे, तो दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। तो ये लगभग सेम जैसा ऑप्शन दे दिया है ना। अब इट इज अ कंपल्सन, यू हैव टू चूज वन। तो दैट्स व्हाई फर्स्टली यू हैव टू रीड द 4 ऑप्शन। सबसे पहले आपको 4 ऑप्शन पढ़ना है, देन यू हैव टू डिसाइड विच वन इज द बेस्ट आंसर ओवर हियर, उसके बाद आपको डिसाइड करना है। तो आप चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है, डी इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट, हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव, हैंड इन ग्लव सभी जानते हैं, हैंड इन ग्लव नजदीकी या क्लोज रिलेशनशिप को कहते हैं। लेकिन ये नहीं होगा नॉन कॉर्पोरेटिव, क्रिटिकल नहीं होगा, ऑन बैड टर्म्स नहीं होगा। तो क्या होगा आंसर, इन क्लोज रिलेशनशिप। ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। तो ये वैसे भी बोला जाता है हैंड इन ग्लव, है ना, बिल्कुल ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अब यहां पर चेक कीजिए, द 2 बिजनेस पार्टनर्स हैव वर्कड हैंड इन ग्लव फॉर ओवर अ डेकेड, ना बहुत दिनों से मिलजुल कर काम कर रहे हैं, लंबे समय से। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। टू स्पीक वंस माइंड, स्पीक वंस माइंड, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, यू कैन इजीली टिक, ऑप्शन में टिक कर सकते हो। टू स्पीक वंस माइंड क्या है यहाँ, टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, नो। टू थिंक अलाउड, नो। टू टॉक अबाउट वंस आइडियाज, नो। टू एक्सप्रेस वंस थॉट्स, मतलब मन की बात, है ना, एक्सप्रेस करना अपने विचारों को, वंस थॉट्स। डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। आप चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है, डी इज द राइट आंसर। शी इज नॉट अफ्रेड टू स्पीक हर माइंड एंड स्टैंड अप फॉर व्हाट शी बिलीव्स इन। अब सेंटेंस के साथ क्या रहेगा, ये आपको ध्यान रहेगा, स्पीक हर माइंड, क्लियर। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू रीड द एग्जांपल ऑफ ईच इडियम। 18, अब देखो वही आ गया, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। अभी थोड़ी देर पहले क्या था, है ना, तो ये कभी कभी ऐसे दे देता है, तो कोई नया इडियम नहीं है, बोथ आर सेम। टू ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब इंस्टिगेट, प्रवोक, भड़काना, उत्सुक करना, इंक्रीज एंगर, है ना, एडिशनल एंगर, इस तरीके से ऑप्शन में मिल जाता है। तो स्टार्ट अ रिवॉल्ट तो होगा नहीं। टू ब्रिंग मैटर्स टू अ कंक्लूजन भी आंसर नहीं है। टू कॉज एडिशनल एंगर, सी इज द राइट आंसर, गुस्सा दिलाना, एडिशनल एंगर, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। टू मेक मैटर्स ब्राइट, ये भी आंसर नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर।
बिल्कुल ठीक है, सी इज द राइट आंसर। कहते हैं ना आग में घी डालना, किसी को भड़काना, गुस्सा दिला देना, उसे उत्सुकता दिला देना, किसी को वो पीटते इस तरीके से, ठीक है। एज फ्यूल टू द फायर, यही होता है। वियर एंड टीयर बड़ा आसान है, ये तो कोई भी बोल देते हैं भाई। गाड़ी की सर्विस अगर टाइम पर ना कराएं तो उसके पार्ट्स क्या हो जाएंगे, वियर एंड टीयर हो जाएंगे, मतलब डैमेज हो जाएंगे। तो ये तो ऐसे ही कर लोगे, बी इज द राइट आंसर। ब्रांड नेम तो आएगा नहीं, लॉट ऑफ सरो भी नहीं आएगा, वार्निंग भी नहीं आएगा, ओनली बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। फिर से सुन लीजिए एक लाइन और, देर इज नो लिमिटेशन ऑफ ईडियम्स। लाखों होते हैं, करोड़ों हो सकते हैं ईडियम, नो वन इज परफेक्ट इन ईडियम्स, कोई परफेक्शन नहीं चाहिए। अब क्या करना है, इफ यू वांट टू क्रैक एनडीए तो यू विल हैव टू फिनिश द प्रीवियस, आपको प्रीवियस करना होगा। और प्रीवियस में भी कौन से, टॉप मोस्ट रिपीटेड। अब ये सबसे ज्यादा रिपीटेड ईडियम्स है, लेकिन हालांकि कुछ इतने आसान है जो हम दिन रात बोलते हैं, वियर एंड टीयर। एवरीबडी नोज वियर एंड टीयर मीन्स डैमेज, इसको तो जानते थे। कुछ ऐसे हैं शायद हम नहीं जानते हैं, तो सभी को करना पड़ेगा। अब यहां पर आप चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर। द कार्स इंजन शोड सिग्निफिकेंट वियर एंड टीयर आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ ड्राइविंग, है ना। 15 साल के बाद डैमेज का रहता है, वियर एंड टीयर का, टूट फूट आ ही जाती है। टू मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल, कितनी बार आपने सुना होगा, यू मे हैव हियर्ड, इस तरीके से कि छोटी बात को बड़ी बना देना, है ना। कहते हैं ना, है छोटी सी बात उसे बहुत बड़ा खींचकर बना दिया गया, और हिंदी में भूल गया क्या कहते हैं। तो इसमें पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। टू गेट इनटू ट्रबल, देयर इज नो आंसर ना, ए इज नॉट आंसर ओवर हियर, हटा दीजिए। टू सी अ थिंग विद प्रिजुडिस्ड माइंड, ये भी नहीं होगा, बी आंसर। टू गिव ग्रेट इंपोर्टेंस, टू गिव ग्रेट इंपोर्टेंस टू लिटिल थिंग, मतलब बहुत ज्यादा महत्व देना लिटिल थिंग, छोटी बात को, तो दैट्स वाई सी इज द राइट आंसर। और लास्ट क्या है, टू मेक एडवांटेज ऑफ ए स्मॉल थिंग, ना, डी इज नॉट आंसर ओवर हियर, डी भी आंसर नहीं होगा यहाँ, तो सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। और ये हाँ ये वर्ड मैं भूल गया था, हमने सुना भी है, हिंदी में बोलते हैं राई का पहाड़ बनाना, छोटी बात को बड़ी कर देना, छोटी सी बात है उसे ग्रेट इंपोर्टेंस देना, बहुत ज्यादा उसे महत्व देना। तो शी इज मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल हिल, इट्स जस्ट अ माइनर इशू। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। ये आप देखेंगे अगर 22-23 का पेपर एनडीए का, जब आप पीवाईक्यू करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि ये पिछले 3-4 साल से रिपीट भी हुआ था, है ना। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, इसका मतलब होता है हर कोशिश करना, हर संभव प्रयास करना। तो अब यहां ये तो होगा नहीं, टू सर्च ऑल स्ट्रीट्स तो होगा नहीं, दैट्स वाई ए इज नॉट आंसर। टू स्काउट द विल्डरनेस भी नहीं होगा, टू फाइंड एडवेंचर भी नहीं होगा, टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटीज, तो दैट्स वाई डी इज द राइट आंसर, है ना। हर संभव कोशिश करना, तो यू कैन से टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, तो दैट्स वाई आंसर इज द डी ओवर हियर। अब बिल्कुल ठीक है, डी इज द राइट आंसर। द पुलिस आर एक्सप्लोरिंग एवरी एवेन्यू टू सॉल्व द क्राइम, है ना। बहुत कोशिश कर रही है पुलिस, है ना, किसको सॉल्व करने के लिए, क्राइम को सॉल्व करने के लिए। अब ये सेंटेंस अगर आपने इस ईडियम के साथ आपने रीड किया है तो आप इसे कभी भूलोगे नहीं, यू विल नेवर फॉरगेट, तो कभी नहीं भूल सकते। नेक्स्ट है ऑन द स्पॉ ऑफ द मोमेंट। अब स्पॉ ऑफ द मोमेंट क्या है, सडन एंड डन विदाउट एनी प्लानिंग, दिस इज द ए ऑप्शन। बी, टू राइड अ हॉर्स इन अ रेस, दिस इज द बी ऑप्शन। टू एक्ट डिलिबरेटली, सी आंसर भी नहीं है। और डी है टू एक्ट, है ना, डी में सिर्फ एक्ट लिखा है। तो आप समझिए ऑन द स्पर, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है बिना प्लानिंग के कोई काम करना, विदाउट प्लानिंग समथिंग टू डू, कोई भी काम करना, तो दैट्स वाई सडन एंड डन विदाउट एनी प्लानिंग, तो दैट्स वाई ए इज द राइट आंसर ओवर हियर, ए इज द राइट आंसर। अब यहां बिल्कुल ठीक है, वेरीफाई इसलिए करना है कि आप अगर इनको अच्छे से आते जाते भी देख लें तो यू कैन इजीली डन, आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। और आपको पता है एनडीए में ईडियम का अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रहता है, आपने पेपर भी दिया होगा और इसके पहले भी जो वीडियोस हैं उनको भी आप देखते रहिए।
तो आसानी से कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है टॉप मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स कौन सी हैं। फिर से एक लाइन माइंड में सेट कर लो, ईडियम्स की बुक लेकर 2000 ईडियम्स हम नहीं कर सकते हैं, तो कौन सा करना है, टॉप मोस्ट रिपीटेड। तो ये आपकी टॉप मोस्ट रिपीटेड है, और आपको पता है 95% जितनी भी वोकैब है 95% इज रिपीटेड, वो रिपीट की जाती है। तो अच्छा है कि 10 बुक ना लेकर एक बुक या कुछ टॉप मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स कर लिए जाएं, तो यू कैन इजीली क्रैक। और अभी मान लीजिए लास्ट टाइम कुछ कम ईडियम्स पूछे गए थे, मान लीजिए 5 पूछे गए तो यू कैन से 20 मार्क्स, तो कम तो नहीं है। और 10 आ गए तो बता के थोड़ी पूछते हैं ये लोग, तो दैट्स वाई बड़ा इजी है। अगर इफ़ यू वांट, आप चाहते हैं, वी हैडेंट प्लान टू गो अवे, इट वॉज वन ऑफ दोज स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजंस विदाउट प्लानिंग सडनली ना, किसी बिना योजना के कोई काम करना, कोई प्लानिंग नहीं है, सडनली आप करना शुरू कर दिए, लिखा भी है तत्काल सडनली। टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, अब स्लीव का मतलब ही होता है कोई चीज़, जहाँ स्लीव आ जाता है ना ईडियम में, इसका मतलब होता है कोई चीज़ छुपा लेना, हाइड कर लेना। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को एक बार देखेंगे। टू हाइड समथिंग इन द स्लीव, क्या ये हो सकता है? अब कुछ बच्चे मैक्सिमम ए को टिक कर देंगे, तो दैट्स वाई यू हैव टू रीड द 4 ऑप्शन। आपको 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। कुछ बच्चे जल्दबाजी में ए को ही टिक करके चले आए। बी क्या है? टू प्ले अ मैजिशियन ट्रिक, ये भी नहीं हो सकता। टू हैव अ सीक्रेट प्लान, टू प्ले हाइड एंड सीक, तो देखिए कोई ऐसा प्लान जो किसी को नहीं पता है ना, तो सी इज द बेस्ट आंसर ओवर हियर। अगर सी नहीं होगा तो फिर हम सोचेंगे कौन सा आंसर होगा, तो यहां पर तो सी आंसर है। तो यू हैव टू रीड द 4 ऑप्शंस। एक बार चेक करेंगे, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक ही हैज समथिंग अप हिज स्लीव टू विन द कॉम्पिटिशन, तो इसे ध्यान रखिएगा, उसके पास कुछ है, सीक्रेट पॉइंट है ना। एंड वंस बैक एंड कॉल, वंस बैक एंड कॉल, इसका मतलब क्या है? आपने देखा होगा प्राइवेट सेक्टर में यही होता है ना। तो फर्स्ट क्या है? टू अटेंड अ कॉल, कुछ लोगों ने टिक भी कर दिया होगा, टू अटेंड अ कॉल, ये तो आंसर नहीं है। टू बी हेल्प्ड बाय समवन, ये भी आंसर नहीं है, बी इज नॉट आंसर ओवर हियर। टू बी यूजफुल टू समवन, नो। टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, किसी के द्वारा हावी होना, डोमिनेट हावी हो जाना, तो दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर डी इसका सही आंसर है ना। और आपने देखा भी होगा, बिल्कुल पहले यहाँ चेक कीजिए, डी इज द राइट आंसर। द पर्सनल असिस्टेंट वॉज एट द CEO's बैक एंड कॉल 24/7, है ना, किसी पे हावी होना, है ना। टू बी कंप्लीटली अंडर समवन कंट्रोल्स, यू कैन से। नेक्स्ट है हिज, अच्छा अब ईडियम्स ऐसा नहीं है, एक तो होता है कि डायरेक्ट ईडियम दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए, यू हैव टू चूज वन। कभी कभी ईडियम्स कैसे होते हैं कि सेंटेंस के अंदर होते हैं और उसको वो अंडरलाइन करता है ना। अंडरलाइन करेगा तो इसका मतलब समझ जाना कि वो चाहे वो फ्रेजल वर्ब हो या ईडियम, तो उसी से रिलेटेड वो ऑप्शन पूछ रहा है। तो कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिज स्पीच फेल शॉर्ट ऑन द ऑडियंस, इसका मतलब क्या? फेल शॉर्ट। अब कुछ बच्चे जिनकी रीडिंग अच्छी होती है वो सेंटेंस को पढ़कर ही इसे टिक कर देंगे, है ना। तो जैसे लिखा है हिज स्पीच फेल शॉर्ट ऑन द ऑडियंस, तो यू कैन नॉट से मूव द ऑडियंस, ये तो होगा ही नहीं। इम्प्रेस्ड द ऑडियंस, ये भी नहीं होगा, है ना। वॉज क्विट शॉर्ट, नो। कम कर देना, कट शॉर्ट कर देना, छोटा कर देना, दैट्स व्हाई आंसर इज द ए। राइट आंसर ओवर हियर, ए इज द राइट आंसर। अब यहां चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है, ए इज द राइट आंसर। वेरीफाई कर लीजिए आंसर को और इसका मीनिंग भी देख लीजिएगा। द ऑफिसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कैशियर फॉर शॉर्टेज ऑफ कैश। अब कुछ बच्चे जिनकी रीडिंग अच्छी है वो सेंटेंस में वर्ड को रख कर उसे पढ़कर, है ना, और उसे टिक कर देते हैं, और ऐसे ही आपको करना है। अगर हम इसे देखें, द ऑफिसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कैशियर फॉर शॉर्टेज ऑफ कैश, तो हम ये तो नहीं बोलेंगे ना आस्क, है ना, ये भी नहीं होगा, बी इज नॉट आंसर। सर्व्ड अ नोटिस, नो। डिमांडेड, दैट्स व्हाई डी फॉर दिल्ली, डी इज द राइट आंसर, डिमांडेड। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड, तो डी इज द राइट आंसर। अब यहां थोड़ा सा इसे मैंने
अच्छे से एलैबोरेट किया है, तो यू कैन सी ओवर हियर। बिल्कुल ठीक है, डी इज द राइट आंसर। द ऑफिसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कैशियर फॉर शॉर्टेज ऑफ कैश। अब इसमें दो तीन तरीके से देखेंगे, 1 2 3 4। 1 में क्या है, समन्ड और रिक्वेस्टेड। तो समन और रिक्वेस्टेड के लिए भी हम इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, यू कैन रीड द एग्जाम्पल ओवर हियर। द डॉक्टर वॉज कॉल्ड फॉर, देखिए क्या लिखा है, कॉल्ड फॉर एन इमरजेंसी सर्जरी। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सेकेंड यूज इसका कहाँ हो सकता है ना, इसका हो सकता है डिमांडेड और रिक्वायर्ड। डिमांडेड और रिक्वायर्ड, तो यहाँ सेंटेंस देखेंगे क्या लिखा है, द सिचुएशन कॉल्ड फॉर इमीडिएट, है ना, इमीडिएट एक्शन। तो यहां भी हम यूज कर सकते हैं। थर्ड वन इज प्रिडिक्टेड और फोरकास्टेड। प्रिडिक्टेड और फोरकास्टेड, मतलब फोरकास्टेड यू कैन से इन हिंदी, पूर्वानुमान लगाना, पहले से किसी चीज का अनुमान लगाना। तो प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड और फोरकास्टेड, तो क्या हो जाएगा, द वेदर फोरकास्ट कॉल्ड फॉर रेन बट इट टर्न आउट टू बी सनी। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। फोर्थ वन और लास्ट वन यूज है इसका जस्टिफाइड, है ना, या फिर हम इसे वारंटेड के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे द सर्कमस्टेंसेस कॉल्ड फॉर मोर सीवियर, है ना, पनिशमेंट। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो इसके चार यूज हैं, हम चार यूज हम इसके कर सकते हैं। कॉल फॉर का मतलब डिमांड भी हो सकता है, समन रिक्वेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, है ना, और प्रिडिक्टेड या फोरकास्ट पूर्वानुमान के लिए भी यूज कर सकते हैं, जस्टिफाई के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो कुछ इडियम्स ऐसे होते हैं, काफी जगह यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्यू फ्रॉम, देखिए सेंटेंस पढ़िए, द एक्ट्रेस टू क्यू फ्रॉम। देखिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्यू से है ना, क्यू फ्रॉम हर ब्रदर एंड बिकम सक्सेसफुल। तो अगर हम देखें तो ऐसे लिखें क्या, क्यू फ्रॉम का मतलब सम हेल्प हो सकता है क्या, सम मनी हो सकता है क्या, लर्नड एक्टिंग हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता ना। क्यू फ्रॉम होता है हिंट देना, तो दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर ओवर हियर ना। तो क्यू फ्रॉम कई बार आपके एग्जाम में रिपीट भी हुआ है ना, तो ध्यान रखिए बी इज द राइट आंसर। इसका सेंटेंस देखेंगे, बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर। सेंटेंस क्या है, द एक्ट्रेस टू क्यू फ्रॉम हर ब्रदर एंड बिकम सक्सेसफुल। अब इसमें बहुत सारे सेंटेंस मैंने दिए हैं, सभी सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। फर्स्ट वन इज टू टेक अ हिंट और सजेशन, टू टेक अ हिंट और सजेशन फ्रॉम समवन और समथिंग, ये इसका मीनिंग हो सकता है। और मीनिंग क्या हो सकता है, टू गेट इंस्पिरेशन और गाइडेंस फ्रॉम समवन और समथिंग, ये भी इसका मीनिंग है। टू फॉलो समवन लीड्स और एग्जाम्पल, इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, शी टुक अ क्यू फ्रॉम हर मेंटर एंड स्टार्टेड हर ओन बिजनेस, है ना। फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है, द आर्टिस्ट गॉट अ क्यू फ्रॉम नेचर एंड क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप पेंटिंग। नेक्स्ट क्या हो सकता है, he took a cue from his friend and decided to try a new restaurant। तो अब यहां मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया है, CUE, इसको हम क्या बोलेंगे, CUE, क्या बोलेंगे, क्यू ना, ध्यान रखिए, क्यू फ्रॉम। नेक्स्ट है 28 पे, है ना। अब 27 तक ईडियम्स आप कर चुके हैं, 28 है, लेट्स हैव अ हार्ट टू हार्ट टॉक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब हार्ट टू हार्ट टॉक मतलब खुले रूप से दिल की बात करना, है ना। गुड टॉक तो होगा नहीं, इमोशनल टॉक भी नहीं होगा, लविंग टॉक नहीं होगा, फ्रैंक टॉक, सी इज द राइट आंसर। एक बार देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, बिल्कुल ठीक है, दिल से दिल की बात, सी इज द राइट आंसर, है ना। अ फ्रैंक कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, है ना, दो लोगों के बीच में जो फ्रैंक कन्वर्सेशन होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, हार्ट टू हार्ट टॉक। तो यहां पर लिखा भी है ABC, मतलब 1 2 3 करके लिखा है यहाँ पर, है ना। 1 में क्या है, सिंसेरिटी, जैसे बोथ पार्टीज आर जेन्युइन एंड ट्रूथफुल इन दियर कन्वर्सेशन। और सेकंड वन इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बोथ पार्टीज लिसन एक्टिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स पर्सपेक्टिव, ये भी हो सकता है। और नेक्स्ट थर्ड, ट्रस्ट के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं, अ हार्ट टू हार्ट टॉक ऑफन is on foundation of trust between the individuals involved। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो 3 हेडिंग्स हैं। तो पहला हेडिंग आप चेक कर लीजिए, यहां भी यूज करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी यूज करेंगे और ट्रस्ट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है 29, व्हेन माय फ्रेंड वाज इन कलकत्ता ही रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। अब इसका मीनिंग क्या है ये आपको बताना है। कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेंटेंस के अंदर अंडरलाइन करेगा, और ईडियम्स हो या फ्रेजल वर्ब्स,
वहाँ 4 ऑप्शन देगा, यू हैव टू चूज वन, एक आपको चुनना है। तो हिट तो नहीं हो सकता है ना, प्लान टू मीट नहीं, इन्वाइटेड नहीं, तो बी इज द राइट आंसर, मीट एक्सीडेंटली, दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। अब यहाँ चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है बी। When my friend was in Calcutta, he ran into an old friend. तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, है ना, अचानक से मिलना कह सकते हैं ना। नेक्स्ट है गोइंग अब्रॉड फॉर हॉलीडे वॉज आउट ऑफ द क्वेश्चन। देखिए आउट ऑफ द क्वेश्चन एक इडियम है, आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है असंभव, इम्पॉसिबल, यू कैन से इम्पॉसिबल। तो आप चेक करेंगे अनडिजायरेबल तो होगा नहीं, है ना, अनप्लीजेंट भी नहीं होगा, इररेसिस्टिबल भी नहीं होगा, तो दैट्स व्हाई बी, बी फॉर बॉय, बी इज द राइट आंसर, इम्पॉसिबल, है ना, इम्पॉसिबल आंसर है इसका बी। और हम बोलते भी इस तरीके से, आप चेक करेंगे अगर, तो आंसर तो पहले यहाँ देखिए, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। गोइंग अब्रॉड फॉर अ हॉलीडे वॉज आउट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब छुट्टियों में विदेश जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, बहुत मुश्किल है और इम्पॉसिबल है ना, इट्स इम्पॉसिबल फॉर अस या मी, इस तरीके से। आउट ऑफ द क्वेश्चन होता है नॉट पॉसिबल और फिजिबल, है ना, फिजिबल भी कह सकते हैं, फिजिबल। गोइंग ऑन अ ट्रिप नेक्स्ट वीक इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, आई हैव टू मच वर्क टू डू, भाई बहुत काम करना है, इम्पॉसिबल है जाना, ठीक है। बाइंग अ न्यू कार, है ना, भाई नई गाड़ी खरीदना इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, इम्पॉसिबल है, इट्स टू एक्सपेंसिव, भाई बहुत महंगी है, नहीं खरीद सकते। नेक्स्ट सेंटेंस, क्विटिंग माई जॉब इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, भाई जॉब छोड़ना इम्पॉसिबल है, आई नीडेड द मनी या इनकम, मुझे पैसे की जरूरत है, तो आउट ऑफ द क्वेश्चन मीन्स यू कैन से इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है द न्यूज ऑफ द प्रेसिडेंट्स डेथ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। देखिए इसका मतलब होता है तेजी से कोई चीज फैल जाना, और सेंटेंस का मीनिंग भी बता रहा है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कॉज्ड अ मेजर कंफ्यूजन, बी इज नॉट आंसर, है ना, सी इज नॉट आंसर, सेट द नेशन ऑन फायर, डी इज नॉट आंसर, स्प्रेड रैपिडली, रैपिड मतलब तेजी के साथ, तो ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्या है, टू स्प्रेड रैपिडली एंड अनकंट्रोलेबली, हम कह सकते हैं इसे तेजी से फैल जाना। और सेंटेंस क्या है, द न्यूज ऑफ द प्रेसिडेंट्स डेथ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। अब ये जो फ्रेज है ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं काफी जगह यूज होते हैं, देयर आर मेनी यूजेस ऑफ दिस फ्रेज। आप देखेंगे मैंने यहाँ लिखा है दिस फ्रेज इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द रैपिड स्प्रेड ऑफ, तो न्यूज रूमर्स के लिए, डिजीज एपिडेमिक, जैसे कोई बीमारी फैल जाती है तुरंत, तो उसके लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं, महामारी एपिडेमिक्स, आइडियाज और ट्रेंड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, फायर और अदर डिजास्टर के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो देयर आर 4 यूजेस ओवर हियर ऑफ दिस ईडियम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ही नोज द इन्स एंड आउट्स, भाई बहुत आया है, और कभी कभी तो ये ईडियम कभी कभी एरर में आ जाता है, ऐसे लिख देता है इन एंड आउट, है ना, अब फ्रेज के रूप में इन एंड आउट नहीं होगा, याद रखिएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस फर्स्टली यू हैव टू रीड द सेंटेंस केयरफुली, ये भी चीज याद रखा करो, इन एंड आउट नहीं होगा, क्या होना चाहिए, इन्स एंड आउट्स होना चाहिए, और इसका मतलब होता है कंप्लीटली डिटेल्स, जानकारी, पूरी जानकारी। तो आप ये नहीं कह सकते एंट्री एंड एग्जिट, सेपरेट वेज भी नहीं होगा, रूट भी नहीं हो सकता, तो डी इज द राइट आंसर, डिटेल्स, कंप्लीटली नॉलेज या पूरी तरीके से जानकारी होना किसी चीज का, इन्स एंड आउट्स, बिल्कुल ठीक है, डी इज द राइट आंसर। और हाँ चेक करेंगे आप, यहाँ लिखा भी है न्यूज और इंफॉर्मेशन स्प्रेड्स क्विकली, तेजी से फैल जाना, या द डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स ऑफ समथिंग, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है ना। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं ऑल द डिटेल्स, कंप्लीटली जानकारी, ये भी इसका मीनिंग हो सकता है, कंप्लीट डिटेल्स लिखा हुआ है। अब इसने एक सेंटेंस यहाँ पर आप चेक करेंगे, ही नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द सीज, है ना, इस तरीके से। 33 सेंटेंस में ही दिया है इडियम, पढ़िए। नेगेटिव आर्गुमेंट्स जनरली एंड अप इन स्मोक, एंड अप इन स्मोक, ये आपका इडियम हो गया। When team members sit together to discuss important strategies, there are 4 options over here. Create hard feelings, no. अगर हम सेंटेंस का मीनिंग देखें, अगर आप मीनिंग चेक करें, फर्स्टली यू हैव टू रीड द सेंटेंस केयरफुली, पहले सेंटेंस को पढ़िए क्या लिखा है। नेगेटिव आर्गुमेंट्स जनरली
एंड अप स्मोक व्हेन टीम मेंबर्स सिट टुगेदर टू डिस्कस इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी। तो ए इज नॉट आंसर। लीड टू बैड हैबिट्स, लीड टू बैड हैबिट्स का कोई मतलब नहीं है यहाँ, ठीक है। स्पॉइल गुड अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगा, और कुछ बच्चों ने टिक भी किया होगा। बिकम यूजलेसली फाइनली, मतलब बाद में। टू कम टू नथिंग, बेकार की कोशिश करना, टू कम टू नथिंग, दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। बिकम यूजलेस फाइनली, बिल्कुल ठीक है, डी इज द राइट आंसर। आप यहाँ चेक करेंगे, डोंट कम टू नथिंग और टू नॉट प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स, कुछ भी नहीं होना, अच्छे परिणाम ना होना। इस तरीके का एक सेंटेंस ले लेते हैं। द न्यू बिजनेस वेंचर एंडेड इन स्मोक ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग, मतलब पैसे के अभाव में उसमें कुछ हुआ नहीं, टू कम टू नथिंग, है ना, यूजलेस। और भी एक सेंटेंस है, द नेगोशिएशंस बिटवीन द टू कंपनीज एंडेड इन स्मोक एंड द डील वाज नेवर फाइनलाइज्ड, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, आप कहते हैं, और ये कहावत एवरीबडी नोज, सब लोग जानते हैं, मगरमच्छ के आंसू, यू कैन से दिखावटी आंसू, है ना। टू वीप प्रोफ्यूजली तो होगा नहीं, टू प्रिटेंड ग्रीफ, बिल्कुल यही आंसर है, दिखावा करना, ग्रीफ मतलब दुख का प्रिटेंड करना, दिखावा करना, ये बी इज द राइट आंसर। ग्रीव सीरियसली नहीं होगा, टू मोक समथिंग भी नहीं होगा, तो बी इज द राइट आंसर ओवर हियर, बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पर एक वेरीफाई कर लीजिए नेक्स्ट स्लाइड पर, बी इज द राइट आंसर, और इसका मीनिंग वही है, इसके दो तरीके से मैंने मीनिंग लिखे हैं, आप पढ़ेंगे। यू कैन सी ओवर हियर, टू फेक और प्रिटेंड टू क्राई टू शो इमोशंस, और सेकेंड है टू एक्सप्रेस इनसिंसियर और हाइपोक्रिटिकल सिंपैथी और सैडनेस, है ना। अब सेंटेंस अगर हम देखें, शी सेड क्रोकोडाइल टीयर्स ड्यूरिंग द कोर्ट हियरिंग, है ना। कोर्ट हियरिंग मतलब कोर्ट सुनवाई के दौरान उसने मगरमच्छ के आंसू बहाए, बट एवरीवन न्यू, सभी लोग जानते थे, शी वॉज गिल्टी, वह अपराधी थी, है ना। इस तरीके से सेंटेंस भी पढ़ सकते हैं। टू गो स्कॉट फ्री, अगर मैं इस इडियम्स की बात करूं, आपसे मैं बोलूं 20 टाइम्स हैव बीन आस्क्ड, तो आप कंसीडर कर लीजिए और मान लीजिए ये 20 बार से ज़्यादा आ चुका है ना। और ये इतना टफ नहीं है, लगभग जो रीडिंग वगैरह करते हैं सब जानते हैं स्कॉट फ्री का मतलब क्या है ना। इसका मतलब होता है बिना सजा पाए भाग जाना, बचकर निकल जाना, है ना। तो ये तो होगा नहीं, टू वॉक लाइक अ नेटिव ऑफ स्कॉटलैंड, है ना, ए इज नॉट आंसर, हटा दीजिए। टू गेट समथिंग फ्री, ये भी आंसर नहीं होगा। टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, बिल्कुल ठीक है, एस्केप मतलब रन अवे, भाग जाना, विदाउट पनिशमेंट बिना सजा पाए निकल जाना, नैरो एस्केप मतलब बचकर निकल जाना। टू सेव टैक्स, ये भी नहीं है, तो सी इसका सही आंसर है। आप चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है, सी इज द राइट आंसर। टू एस्केप पनिशमेंट और पेनल्टी, ना कोई भी व्यक्ति है ना, बिना सजा पाए भाग जाना, नुकसान से पूरी तरह मुक्त हो जाना। एग्जाम्पल है द पॉलिटिशियन वेंट स्कॉट फ्री डिस्पाइट, है ना, पॉलिटिशियन वेंट स्कॉट फ्री डिस्पाइट बीइंग एक्यूज्ड ऑफ करप्शन। और यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है आपके एनडीए में, अगर आप पीवाईक्यू करेंगे तो वहां पर आप चेक करेंगे, एक्यूज का कभी कभी प्रपोजिशन पूछ लेता है, तो ध्यान रखिए, इट इज अ फिक्स्ड प्रपोजिशन, एक्यूज्ड ऑलवेज टेक्स ऑफ, ओ एफ हमेशा ऑफ लेता है, कभी कभी लिखता है एक्यूज फॉर, एक्यूज टू, और आपसे कहता है यू हैव टू चूज द एरर, एरर पूछ लेता है, या अंडरलाइन करके एरर पूछ, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ लेता है। तो कुछ फिक्स प्रपोजिशन है, एक्यूज ऑलवेज टेक्स ऑफ, ध्यान रखिएगा। बाय पुटिंग टू एंड टू टूगेदर, है ना, ये तो पढ़ने में भी ऐसा लग रहा है अटपटा सा, पढ़िए, बाय पुटिंग टू एंड टू टूगेदर, बाय पुटिंग टू एंड टू टूगेदर, है ना, ऐसा लग रहा है अटपटा सा। तो मिक्स सेवरल थिंग्स तो होगा नहीं, है ना, मिक्स कैलकुलेशन भी नहीं होगा, टू कीप पीपल इन पेयर्स भी नहीं होगा, टू मेक अ करेक्ट गेस और टू फिगर समथिंग आउट बाय यूजिंग लॉजिक एंड रीजनिंग। तो देखिए, अटकल लगाना, कोई अटकल लगाना, तो दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। कोई रीजनिंग लगाना, तर्क वितर्क लगाना, कोई लॉजिक लगाना, डी फॉर दिल्ली, डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। तो यहां पर आपका डी आंसर हो जाएगा। चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है, डी इज द राइट आंसर। और यहां लिखा भी है टू फिगर समथिंग आउट बाय यूजिंग लॉजिक एंड रीजनिंग, अटकल लगाना, है ना। द डिटेक्टिव वॉज एबल टू सॉल्व
द क्राइम बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर फ्रॉम द एविडेंस ना, इस सेंटेंस से आप इसको ध्यान भी रख सकते हैं. दैट्स व्हाई यू हैव टू रीड द सेंटेंस, रीड द एग्जाम्पल ऑफ ईच इडियम, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, टू लुक डाउन वंस नोज. देखिए शो एंगर तो होगा नहीं, लुक डाउन वंस नोज है ना, ए तो आंसर नहीं है. टू रिटेलिएट ये भी आंसर नहीं होगा. टू इंसल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, सी इज नॉट आंसर ओवर हेयर. टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट बिल्कुल ठीक है, डी फॉर दिल्ली, डी इज द राइट आंसर ओवर हेयर. आप नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर मिल जाएगा आपको और एग्जाम्पल्स भी. डी बिल्कुल ठीक है. ट्रीट समवन और समथिंग विद डिस्टेंट कंटेम्प्ट. अब यहां पर सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा. अब ये चीज हम करते भी हैं कभी कभी. एक बार सेंटेंस पढ़िए. शी लुक्ड डाउन हर नोज एट माई ओल्ड शूज एंड मेड अ कमेंट एंड अबाउट हाउ अनफैशनेबल दे वर. नेक्स्ट, टू बर्न वंस फिंगर्स. अब टू बर्न मतलब बर्न कर लेना अपनी ही फिंगर को, ऐसा नहीं है. इडियम्स का डेफिनेशन है, जो दिखता है वो मीनिंग नहीं होता है. तो क्या है टू बर्न वंस फिंगर्स, इसका मतलब होता है अपना ही लॉस कर लेना है ना, फाइनेंशियल कोई लॉस हो जाना. टू गेट हर्ट फिजिकली तो नहीं होगा, टू फाइंड वर्क भी नहीं होगा. टू सफर फाइनेंशियल लॉसेस, बी इज द राइट आंसर. और डी आंसर नहीं होगा है ना. टू सफर नर्वस ब्रेकडाउन भी आंसर यहां पर नहीं है, तो इसका आंसर बी होगा है ना. आप चेक करेंगे, बी इज द राइट आंसर, टू सफर अ फाइनेंशियल लॉसेस एंड सेटबैक. अब सेंटेंस भी है, ही बर्न हिज फिंगर्स इन्वेस्टिंग इन दैट फेल्ड स्टार्टअप, इस तरीके से. टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, अरे ये तो सब लोग जानते हैं, फिश आउट ऑफ वाटर. फिश आउट ऑफ वाटर, पानी से बाहर अगर हम फिश को कर देंगे क्या वो कंफर्ट होगी? बस याद हो गया, अनकंफर्टेबल, दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर. डिसगस्टेड तो नहीं होगा, डिसअपॉइंटेड भी नहीं होगा, होमलेस भी नहीं होगा. बी इज द राइट आंसर ओवर हियर. अनकंफर्टेबल बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर. टू फील कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस और अनकंफर्टेबल. अब सेंटेंस आप यहां पर रीड करेंगे, ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन द बिग सिटी. टू फॉर्म एट वंस माउथ, टू फॉर्म एट वंस माउथ है ना, फॉर्म आ रहा है, झाग आ रहे हैं मुंह से, तो कब आते हैं? जब कोई गुस्से में होता है. ऐसे याद कर सकते हैं, हालांकि ऐसे कोई तरीका नहीं है याद करने का. टू फॉर्म एट वंस माउथ मतलब गुस्सा आना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना. टू ब्रश प्रॉपरली, अरे ये तो नहीं होगा ना, अब फॉर्म आ रहे हैं तो ब्रश करेंगे नहीं. टू गेट वेरी एंग्री, बी इज द राइट आंसर, गुस्सा आना. टू सेलिब्रेट एंड सीइंग फूड भी नहीं हो सकता. नेम ऑफ द अबव नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी, बी इज द टू गेट वेरी एंग्री, बी इज द राइट आंसर. बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर. अब इसका मीनिंग आप देखेंगे, टू बी एक्सट्रीमली एंग्री और फ्यूरियस, इस तरीके से हम बात करेंगे. सेंटेंस यहां पर देखेंगे, ही वॉज फॉर्मिंग, वो फॉर्मिंग कर रहे हैं. ही वॉज फॉर्मिंग एट द माउथ विद एंगर व्हेन ही फाउंड आउट ही हैड बीन चीटेड. नेक्स्ट, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, नाम से ही क्लियर है, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, नाम से क्लियर है, एक ही कैरेक्टर के इंसान. तो देखिए ये तो नहीं होगा पर्सन्स ऑफ सेम कास्ट, कैरेक्टर बोला है, कास्ट क्या नहीं बोला ना. पर्सन्स ऑफ सेम कलर, कलर भी नहीं बोला है. बर्ड्स विद सेम टाइप ऑफ फीदर, ये थोड़ी ना बोला है. पर्सन्स ऑफ द सेम कैरेक्टर, दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर हो है, डी फॉर दिल्ली आंसर हो गया. नेक्स्ट, यहां पे लिखा हुआ है, पीपल with similar interest, backgrounds और belief tend to spend time together, इस तरीके से. अब इसका मीनिंग समझ सकते हैं, या सिमिलर टाइप इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, करेक्टर, इस तरीके से कह सकते हैं. शी एंड माई मदर, शी एंड माई मदर वर बर्ड्स ऑफ अ फीदर, मतलब एक ही करेक्टर के हैं, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं. व्हाइट एलिफेंट, एवरीबडी नोज, एनडीए में कम से कम 10 से 15 बार रिपीटेड है. व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी नहीं बोलना है, व्हाइट एलिफेंट. इसका मतलब होता है एक्सपेंसिव बट यूजलेस थिंग, महंगी लेकिन बेकार वस्तु, एक्सपेंसिव बट यूजलेस थिंग. अब इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा है, एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज है ना ऑफ एलिफेंट फाउंड इन बर्मा, ये तो नहीं होगा बर्मा
है ना, अ रिपोर्ट बाय द गवर्नमेंट टू गिव इंफॉर्मेशन, ये भी नहीं हो सकता। यूज एंड कोलोसल वेस्ट ऑफ ह्यूमन एनर्जी, नो। कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशन यूजलेस टू इट्स ऑनर, मतलब एक्सपेंसिव, वही कहानी है, एक्सपेंसिव बट यूजलेस थिंग, एक्सपेंसिव यूजलेस थिंग, डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। आप चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है, डी इज द राइट आंसर। रेफर टू समथिंग दैट्स कंसीडर यूजलेस और वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, है ना, कोई चीज ऐसी होती है हम खरीद तो लेते हैं, यूज की नहीं होती है, वो महंगी होती है, लेकिन वही कहानी है। नेक्स्ट, टू मिस द बस, इससे क्लियर हो रहा है मिस द बस मतलब बस को मिस कर देना, छोड़ देना, तो कहीं ना कहीं यही तो है, मौका खो देना। तो ये आंसर होगा क्या, टू मिस द बस दैट वन रेगुलरली टेक्स, नो। टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। और ये नहीं हो सकता टू हैव समथिंग टू फेल बैक अपॉन, है ना, और ये भी नहीं हो सकता टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, है ना, इस तरह का कोई आंसर नहीं है। मिस द अपॉर्चुनिटी, मौका खो देना, दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। टू मिस द बस का क्या बनेगा, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर आप पढ़ भी सकते हैं, इफ यू डोंट अप्लाई फॉर द जॉब नाउ यू विल मिस द बस एंड समवन एल्स विल गेट इट, कोई और ले लेगा जॉब को, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट, टू फाइट टूथ एंड नेल, 2023 का एनडीए का पेपर उठा के अगर देखिए, टूथ एंड नेल आपसे पूछा गया है। टू फाइट टूथ एंड नेल ईडियम्स कई बार रिपीट पहले भी हुआ है। देखिए इसका मतलब होता है हर कोशिश करना, कहते हैं ना बहुत ज्यादा फोर्स लगा देना किसी चीज को पाने के लिए। तो देखिए यहां पर ये तो नहीं होगा टू फाइट लूजिंग बैटल, टू फाइट हीरोइकल, टू फाइट कावर्डली, नो। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, बिल्कुल ठीक है, अटमोस्ट, अत्यधिक प्रयास करना, है ना, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। तो डी आंसर हो जाएगा, टू फाइट और रेसिस्ट विद ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड एफर्ट, है ना, हर संभव कोशिश करना, है ना, पूरी ताकत लगा देना। द कम्युनिटी फॉट टूथ एंड नेल अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू हाईवे। रैट रेस, अब रैट रेस में तो हम लगे हुए हैं ना, कहते हैं ना, आपने सुना होगा भाई गला काट प्रतियोगिता है, ये तो गला काट प्रतियोगिता का मतलब होता है भयंकर प्रतियोगिता। गला काट प्रतियोगिता का मतलब क्या है, भयंकर प्रतियोगिता। तो रैट रेस का मतलब यही है, द रैट रेस अमंग द लीडर्स इज रिवोल्टिंग। अब रैट रेस का पूछा है मीनिंग क्या है, तो करप्शन नहीं है, नेपोटिज्म भी नहीं है, फेवरेटिज्म भी नहीं है, फियर्स कंपटीशन फॉर पावर। फियर्स मतलब भयानक कंपटीशन होना। जैसे आपने देखा है कि 50-50 लाख फॉर्म भर जाते हैं जब कोई भर्ती या वैकेंसी आती है, उसे कहते हैं रैट रेस। अब हम बोल सकते हैं बहुत सारे ऐसे फॉर्म है, पुलिस के फॉर्म आ गए हैं ना, यूपी पुलिस का हम रैट रेस बोल सकते हैं, वो भी एक फियर्स कंपटीशन फॉर पावर है, भयंकर प्रतियोगिता हम कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, डी इज द राइट आंसर। द वे ऑफ लाइफ इन विच एवरीवन इज ओनली इंटरेस्टेड इन बीइंग बेटर और मोर सक्सेसफुल देन एवरीवन एल्स। समझ गए, कंपटीशन की बात हो रही है। द मैन हैज बीन इन अ रैट रेस, मतलब इंसान किसमें, रैट रेस में, ऑल हिज लाइफ, पूरे जीवन, है ना, एक दूसरे को पीछे करने में लगे हुए हैं। द क्वेश्चन, नेक्स्ट 46 पे पहुंच गए। द क्वेश्चन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अ हार्ड नट टू क्रैक, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक, कोई कठिन काम करना। तो आप ये नहीं कह सकते डिफरेंट मैटर, इम्पॉसिबल टास्क, इनएक्सप्लिकेबल प्रॉब्लम भी नहीं होगा, डिफिकल्ट टास्क, ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, उलझनकारी समस्या को सॉल्व करना। द न्यू कोडिंग प्रोजेक्ट, इसका एक सेंटेंस देखिए, द न्यू कोडिंग प्रोजेक्ट वाज अ हार्ड नट टू क्रैक बट आफ्टर वीक्स ऑफ ट्रायल एंड एरर द टीम फाइनली फाउंड अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अब ये सेंटेंस के अंदर है, जितने भी इडियम्स हैं सभी सेंटेंस के अंदर है। तो अब क्या करना होगा, फर्स्टली वी हैव टू रीड द सेंटेंस, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस।
सबसे पहले हमें मीनिंग को समझना होगा, फिर हम डिसाइड करेंगे विच वन इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस सेंटेंस, क्योंकि वी हैव टू चूज वन, एक ही चुनना है और सबसे बेस्ट चुनना है। तो जॉर्ज एंड आई आर नेबर्स बट वी डोंट सी आई टू आई। अब सी आई टू आई, सी आई टू आई मतलब एग्रीमेंट है ना, कुछ इस तरीके से याद रखो, सी आई टू आई एग्रीमेंट। तो आंसर लाइक नहीं हो सकता, इंटरेक्ट भी नहीं होगा, फाइट भी नहीं होगा, अग्री, सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल ठीक है, सी इज द राइट आंसर। टू अग्री कंप्लीटली ऑन समथिंग है ना, बी इन फुल एग्रीमेंट, इस तरीके से हम कहते हैं माई सिस्टर डिडंट सी आई टू आई विद मी, है ना, एग्री नहीं थी, डिडंट लिखा है ना, नहीं थी। नेक्स्ट है पुट अक्रॉस। देखिए पहले सेंटेंस को पढ़ लीजिए, पुट अक्रॉस का मीनिंग क्या होगा वो हम बाद में सोचेंगे, फर्स्टली वी हैव टू रीड द सेंटेंस। ही पुट अक्रॉस हिज आइडियाज टू द मिनिस्टर। अब इस सेंटेंस में हम क्या फिट करें जो अच्छे से फिट हो जाए भाई, मेड अवेलेबल, ये कोई मीनिंगफुल नहीं होने वाला। स्ट्रांगली डन, स्ट्रांगली डन कैसे बोलेंगे, ये तो होता ही नहीं है ना। लेट असाइड, नो। इफेक्टिवली कन्वे है ना, किसी को कन्वे कर लेना, जैसे स्पीच कोई इतना अच्छा देता है कि सबको मोहित कर लेता है ना, इस पुट अक्रॉस का मतलब यही है। सी इज द राइट आंसर। टू एक्सप्रेस और कन्वे एन आइडिया, ओपिनियन और मैसेज इफेक्टिवली है ना, किसी बातचीत करना, सफलतापूर्वक बातचीत कर लेना। अब सेंटेंस क्या है, शी पुट हर आइडियाज अक्रॉस क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन के दौरान बहुत अच्छा बोला वो है ना, सफलपूर्वक बात हो गई उसकी। नेक्स्ट है पीपल वर ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज इन द इंटेंस हीट, इंटेंस हीट है ना। अब इसमें ईडियम सेंटेंस के अंदर है, क्या लिखा है, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। द हिंदू पढ़ेंगे पहले पेज पे आ जाएगा ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। तो यहां पर क्या है, कलप्सिंग इन लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में लोगों का मर जाना, कलप्स कर जाना, दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर। आप ये नहीं कह सकते गेटिंग इन्फेक्टेड विद मैनी डिजीज, आप ये नहीं कह सकते टेकिंग लीव इन लार्ज नंबर्स, सिटिंग डाउन इन द शेड नहीं बोल सकते, ए इज द राइट आंसर। कॉलप्स कर जाना, लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में मर जाना लोगों का, उसे कहते हैं ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। एक बार चेक करें ए था क्या, हाँ बिल्कुल ए आंसर था। टू डाई और बिकम इल है ना, टू डाई और बिकम इल इन लार्ज नंबर्स ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यही मैंने बताया, बड़ी संख्या में लोगों का मर जाना। द हीट वॉज सो इंटेंस दैट पीपल वर ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, कितना अच्छा सेंटेंस है, कितनी बार आपके न्यूज़पेपर में द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये पूछा गया है। हैड बेटर, अब हम कभी कभी कहते हैं अब तुम्हारे लिए अच्छा होगा, यू हैड बेटर लीव नाउ, अब तुम यहां से निकल लो, यू हैड बेटर लीव नाउ। यू हैड बेटर लीव नाउ का मतलब क्या है, अब तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम यहां से निकल लो। हैड बेटर इज इक्वल टू शुड, ध्यान रखिए, जो हैड बेटर है इसका मतलब होता है शुड, तो दैट्स वाई ये भी चीजें पूछ ली जाती हैं, तो ए इज द राइट आंसर। यू शुड गेट अप नाउ और यू विल बी लेट फॉर स्कूल, तो या तो शुड लगा दीजिए या हैड बेटर लगा दीजिए, ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और यहां पर मैंने लिखा भी है ए इज द राइट आंसर। हैड बेटर इज इक्वल टू शुड, हैड बेटर शुड के लिए ही काम करता है, एक बार यहां देख लीजिए, ए आंसर है, बिल्कुल ठीक है। अब यूजेस ऑफ हैड बेटर, ज्यादा ठीक रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, अब आप निकल लीजिए, यू हैड बेटर लीव नाउ है ना, इस तरीके से कहते हैं ना, है ना, यू हैड बेटर या यू शुड, दोनों ठीक है, लीव नाउ है ना, ज्यादा ठीक रहेगा, आप निकल लीजिए, तुम्हारा उसे फोन करना ज्यादा ठीक रहेगा है ना, यू हैड बेटर रिंग हिम या यू शुड रिंग हिम, दोनों ठीक है, हैड बेटर या शुड बोल दीजिए, दोनों ठीक है। यहां लिखा भी है हैड बेटर बराबर किसके है, हैड बेटर इज इक्वल टू शुड, याद रखिएगा। इट ऑलवेज टेक्स V1, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, कुछ बच्चे हैड को समझ के थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो ध्यान रखिए ये हैड नहीं है, ये कंप्लीट वर्ड है हैड बेटर, और हैड बेटर ऑलवेज टेक्स V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, ठीक है। यहां पर लिखा है हैड बेटर कैन बी यूज टू एक्सप्रेस दैट इट वुड बी बेटर टू डू समथिंग और दैट यू शुड डू समथिंग। नेक्स्ट है कैन यू गिव मी अ हैंड विद हिज लगेज, मतलब सॉरी दिस लगेज, नॉट हिज लगेज, क्या है, कैन यू गिव मी अ हैंड विद दिस लगेज, लगेज मतलब सामान,
तो अब इसका मीनिंग क्या हो सकता है? सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल, कुछ नहीं करना है, यू हैव टू रीड द सेंटेंस, यू हैव टू चूज वन, एक चुनना है। कीप अ वॉच ऑन तो होगा नहीं, डू नहीं हो सकता, प्रोवाइड मी विद, सी इज नॉट आंसर, हेल्प मी विद, डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। मदद करना, सेंटेंस का मीनिंग ही बता रहा है, डी फॉर दिल्ली, डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। बिल्कुल ठीक है, डी इज द राइट आंसर। टू प्रोवाइड हेल्प, है ना, मदद कर देना, किसी की मदद करना। अब कहते हैं ना आपको, कुड यू गिव मी अ हैंड विद दीज सूटकेस, इस तरीके से हम बात कर लेते हैं। और ध्यान रखिएगा ये एक फ्रेज है ना, गिव मी अ हैंड, ठीक है। नेक्स्ट 52 इडियम्स पे पहुंच गए, टॉप मोस्ट रिपीटेड है, ध्यान रखिएगा, क्लास को देखना जरूर। अगर एनडीए में अच्छा से आपको करना है 2026 एनडीए 1 के लिए, ध्यान रखिए। He took his father's advice to hurt. अब इस टू हर्ट को तो मैं बाद में पढ़ूंगा, फर्स्टली वी हैव टू रीड द सेंटेंस। अब सेंटेंस की रीडिंग से ही आंसर मिल गया। फादर है पापा जी, कैजुअली नहीं ले सकते, है ना, नहीं होगा बी आंसर, नहीं होगा डी आंसर, अरे सीरियसली लेना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर। और टू हर्ट का मतलब भी सीरियस होता है बेटा। She took the teacher's warning, C is the right answer, बिल्कुल ठीक है। She took the teacher's warning to hurt and starting working harder, ठीक है। 53, हाँ, she denied point blank। आपने बोला नहीं, कभी कभी मूवी देखी होगी, बहुत सारी मूवी में ऐसे बोला जाता है, उसे आप शूट कर दीजिए पॉइंट ब्लैक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डायरेक्टली शूट कर दीजिए, हर इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम। तो दैट्स व्हाई आंसर इज द ए ओवर हियर। बी नहीं होगा, स्टबर्न भी नहीं होगा, रूडली आंसर नहीं होगा, ए इज द राइट आंसर, डायरेक्टली शूट करना, ठीक है। अब यहां लिखा भी है बेटा, वो ब्लैक, उसे ठीक करना, ब्लैक थोड़ी ना होगा, ये ब्लैंक होगा, है ना। पॉइंट ब्लैक नहीं होता, पॉइंट ब्लैंक होता है भाई, है ना, ब्लैक नहीं है, पॉइंट ब्लैंक, डायरेक्टली सीधे तौर पर। क्लोज इनफ टू गो स्ट्रेट टू द टारगेट, वही है ना, शूट पॉइंट ब्लैंक, है ना, इस तरीके से मूवी में देखा होगा। ही आस्क्ड मी टू वर्क एट द वीकेंड बट आई रिफ्यूज्ड, मैंने मना कर दिया, पॉइंट ब्लैंक, डायरेक्टली मना कर दिया, आई रिफ्यूज्ड पॉइंट ब्लैंक। अब पॉइंट ब्लैंक वही है डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट है, इट इज हार्ड टू स्ट्राइक अ बार्गेन विद अ वुमेन। अब स्ट्राइक अ बार्गेन, अब ये ठीक है, फाइनलाइज्ड, टू फाइनलाइज अ डील तो नहीं होगा, ए आंसर तो नहीं है। टू नेगोशिएट अ डील होता है, दैट्स व्हाई बी इज, अब एक जैसे ऑप्शन है, सी आंसर भी नहीं होगा, डी आंसर भी नहीं होगा, बी आंसर है, बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर। टू रीच एन अग्रीमेंट और मेक अ डील, मतलब सौदा करना या सौदा पक्का हो जाना, है ना, उसे कहते हैं नेगोशिएट द डील। वी वर एबल टू स्ट्राइक अ बार्गेन विद द सेलर, इस तरीके से। ये किसी का नाम होगा। फातिमी फेल्ट दैट शी हैड बीन मेड अ स्केपगॉट। अभी देखिए स्केपगॉट कई बार हमने पढ़ा है ना, इसका मतलब होता है बलि का बकरा, है ना, क्या बोलते हैं इसे, बलि का बकरा, है ना। तो फूल नहीं होगा, विटनेस नहीं होगा, प्रॉक्सी नहीं होगा, फाल गाय, दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर, बलि का बकरा कहते हैं इसे। और सेंटेंस आप पढ़ेंगे, फेल्ट शी हैड बीन मेड अ स्केपगॉट फॉर हर सन्स इनकॉम्पिटेंस, तो सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, यू हैव टू रीड द सेंटेंस केयरफुली देन डिसाइड द ऑप्शन, उसके बाद डिसाइड करना ऑप्शन को। अब यहां चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अ पर्सन हु इज पनिश्ड फॉर थिंग दैट आर नॉट हिज हर फॉल्ट। अब यहां पर क्या है सेंटेंस देखिए, कैप्टन वॉज मेड अ स्कैपगॉट फॉर द टीम्स फेलियर, दिस इज द एग्जाम्पल। 56, बड़े ध्यान से पढ़िए, द यंग बॉय, पहले सेंटेंस को ही पढ़ना है, द यंग बॉय वॉज, अब यहां से आपका सिस्टम शुरू हो गया, अंडरलाइन है, किकिंग हिज हील्स इन स्पाइट ऑफ हिज मदर्स स्टर्न वार्निंग्स। अब किक हिज हील्स, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब होता है अपना समय खराब करना। प्लेइंग हैप्पीली नहीं होगा, किकिंग समवन नहीं होगा, पासिंग अ गेस्चर ऑफ डिसरिस्पेक्ट भी नहीं होगा। सी इज द राइट आंसर, वेस्टिंग टाइम, समय की बर्बादी करना। किक द हील, इस तरीके से बोल देते हैं हम। सी, टू बी फोर्स टू वेट फॉर पीरियड ऑफ टाइम, है ना, मूर्खतापूर्ण, किसी का लंबा समय से इंतजार करना, ऐसे 3 घंटे तक बैठे हैं किसी का वेट कर रहे हैं, तो वेस्ट द टाइम। ही वॉज किकिंग हिज हील्स इन द वेटिंग रूम, वेटिंग फॉर हिज अपॉइंटमेंट, मतलब आराम से बैठे हैं 3-4 घंटे, है ना, वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम। नेक्स्ट, ऑल हिज स्कीम्स एंडेड इन स्मोक, ये दोबारा रिपीट हुआ है, एंडेड इन स्मोक। इसका मतलब होता है फाइनली टू कम टू नथिंग, यूजलेसली, बाद में कुछ उसका परिणाम नहीं हुआ, तो केम टू नथिंग, दैट्स व्हाई ओनली ए ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर। गॉट ऑन फायर नहीं होगा, बर्नट अप नहीं होगा, अट्रैक्टेड एवरीबॉडी नहीं होना चाहिए, ठीक है। केम टू नथिंग, कम टू नथिंग भी कह सकते हैं, लेकिन सेकेंड फॉर्म सेंटेंस के अकॉर्डिंग एंडेड है, तो केम टू नथिंग, ए इज द राइट आंसर। वही है, टू कम टू नथिंग और टू नॉट प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स, कोई अच्छा परिणाम बाद में नहीं मिला, यूजलेसली होगी सारी चीजें। दिस स्टोरी इज गोइंग टू एंड इन स्मोक, इस तरीके से। एक मूवी देखे और मूवी देखने के बाद बोले भाई समय खराब हो गया 3 घंटे, तो वही है एंड इन स्मोक, कोई ऐसी मूवी जिसमें कोई रिजल्ट मिला ही नहीं। डाइड इन हार्नेस, कुछ लोग होते हैं एक ही जगह काम करते रहते हैं। ही डाइड इन हार्नेस, कौन से होते हैं भाई? अपने पद पर काम करते करते मर जाना। क्या लिखा है? ए तो आंसर नहीं है, डाइड ऑफ अ डिजीज भी नहीं है, डाइड फॉर हिज कंट्री भी नहीं है, डाइड वाइल वर्किंग, काम करते करते मर जाना, डाइड वाइल वर्किंग, डी इज द राइट आंसर। अब यहां सेंटेंस देखिए, अब डी बिल्कुल ठीक है, अभी से पढ़िए, कीप वर्किंग टिल द एंड, एंड तक काम करना, और टू डाई प्रायर टू रिटायरमेंट, है ना, या डाई बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले ही निकल लेना, ये भी बोल सकते हैं। सेंटेंस क्या है? द सीईओ डाइड इन हार्नेस लीडिंग द कंपनी अंटिल हिज फाइनल डेज। नेक्स्ट 59, शी वॉज ऑन द हॉर्न्स ऑफ आर डायलिमा। अब डायलिमा का मतलब ही क्या है? डिफिकल्ट, समस्या में रहना। अब सेंटेंस के मीनिंग क्या कर, एज शी बैड ईदर टू लीव हर जॉब और डाइवोर्स हर हस्बैंड। देयर आर 4 ऑप्शंस, यू हैव टू चूज वन। नर्वस कंडीशन, you cannot say like this. In difficult situation, that's why B is the right answer. B for boy. In suspense, not answer. In terrible mood, no answer. B is the right answer over here. In difficult situation, to be unable to decide which of 2 things to do because either could have bad results. ऐसी समस्या में फंसना जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो, ऐसी समस्या में लोग फंस भी जाते हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। He was on the horns of a dilemma, choosing between 2 colleges that offer different benefits and drawbacks. To be successful in today's world, we require the gift of the gab. अब एनडीए के पीवाईक्यू कीजिए, कम से कम मैं बोलूंगा 30 टाइम्स हैव बीन आस्क्ड दिस इडियम, 30 बार आ चुका है, गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब। इसका मतलब होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला। अब यहाँ 4 ऑप्शन है। गुड इंटरपर्सनल स्किल्स तो होगा नहीं, डिवाइन हेल्प एंड गाइडेंस भी नहीं होगा, अ फियर्स कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स नहीं होना चाहिए, एबिलिटी टू स्पीक वेल, दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर, या आर्ट ऑफ स्पीकिंग भी ऑप्शन में देता है कभी कभी। अब यहां चेक करेंगे ए, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, द एबिलिटी टू स्पीक इजीली एंड कॉन्फिडेंटली इन अ वे दैट मेक्स पीपल वांट टू लिसन टू यू एंड बिलीव यू। अब यहां देखिए, ये चीज हमारे यहां चल भी रही है। जो पॉलिटिशियन होते हैं, देखिए सेंटेंस क्या है, द पॉलिटिशियन हैड द गिफ्ट ऑफ द गैब, able to win over audiences. Next 61, the teacher's announcement to conduct a snap test
came as a bolt from the blue to many students. bolt from the blue, अचानक से, suddenly. देखिए इमेजिनरी आंसर नहीं होगा, फॉरबिडन नहीं हो सकता, हेवनली नहीं हो सकता, अनएक्सपेक्टेड बी इज द राइट आंसर. सडनली, अचानक से, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक से, सडनली, या हम अनएक्सपेक्टेड भी ऑप्शन में मिल जाए तो उसे टिक कर देते हैं. बी इज द राइट आंसर ओवर हियर. चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर. समथिंग इंपॉर्टेंट टू और अनयूजुअल दैट हैपन सडनली और अनएक्सपेक्टेडली, है ना. द न्यूज ऑफ हर रेजिग्नेशन वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, है ना. कोई अचानक से इस्तीफा दे देता है ना, न्यूज ऑफ हर रेजिग्नेशन, उसका जो रेजिग्नेशन की खबर थी वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बहुत अचानक से मिली, बहुत अचानक से थी, सडनली थी, अनएक्सपेक्टेड थी, जिसकी हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते थे. 62 में अगर हम चेक करें, ही एंड हिज फ्रेंड आर सेलिंग इन द सेम बोट. अब सेम बोट का मतलब क्या है? इन द सेम बोट, एक ही समस्या में रहना. सेम मतलब सेम सिचुएशन, सेम डिफिकल्ट समस्या में रहना. तो देखिए सेलिंग टुगेदर इन द सेम बोट तो आंसर होगा नहीं. शेयरिंग द फाइनेंशियल एंड सोशल भी आंसर नहीं है. बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर. अब ये भी नहीं कह सकते गेट रिड ऑफ, मतलब वही गेटिंग रिड ऑफ मतलब टू बिकम फ्री फ्रॉम. ये भी एक फ्रेज होता है, गेट रिड ऑफ, ये भी एक फ्रेज होता है, गेट रिड ऑफ. ये गेटिंग रिड ऑफ आईएनजी में लिखा हुआ है. टू बिकम फ्री फ्रॉम, छुटकारा पाना, किसी चीज से छुटकारा पाना. टू बिकम फ्री फ्रॉम, ध्यान रखिए एक फ्रेज मिल गया यहां से ऑप्शन में, गेट रिड ऑफ, टू बिकम फ्री फ्रॉम. इसका मतलब होता है टू बिकम फ्री फ्रॉम, टू बिकम फ्री फ्रॉम, ध्यान रखिए, टू बिकम फ्री फ्रॉम. अब यहां लिखा है गेटिंग रिड ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन, ये भी आंसर नहीं है. तो आंसर इज द सी ओवर हियर. सी इज द राइट आंसर ओवर हियर. बिल्कुल ठीक है, सी. बी इन द सेम डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, एक ही कंडीशन में रहना एज अदर्स, है ना. वी वर ऑल द सेम बोट, इस तरीके से हम कह सकते हैं. There is no soft option to the crisis now. अब सॉफ्ट ऑप्शन से ही क्लियर है. अगर हम ध्यान से देखें, सॉफ्ट ऑप्शन का मतलब है कोई आसान, इजी. तो देखिए यहाँ पॉपुलर ऑप्शन तो होगा नहीं, पॉपुलर सॉल्यूशन भी नहीं होगा, इजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन, दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर. डिफिकल्ट चॉइस भी नहीं होगा, देयर इज नो आंसर, डिफिकल्ट चॉइस भी यहाँ नहीं है. अब देखेंगे सी इज द, बिल्कुल ठीक है. द इजियर थिंग to do of two or more possibilities but not the best one. Choosing a shorter route was the soft option but it added extra time to the journey. Sentence और meaning दोनों को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है. Examples is essential if you want to solve idioms. Examples पढ़ेंगे तो आपके idioms automatic learn हो सकते हैं. Winter was so bad that the nomadic tribesmen found it difficult to keep the wolf from the door. Keep the wolf from the door. ये भी है, इसका मतलब होता है भूखमरी से बचना. तो हंट वाइल्ड एनिमल्स भी नहीं होगा. एस्केप स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी. एस्केप होता है भागना, बचना, है ना, भूखमरी से बचना. तो बी इज द राइट आंसर. गेट वुलन क्लॉथ्स तो कोई मतलब ही नहीं. वर्क ऑन आइस, सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल. बी इज द राइट आंसर. हैव इनफ मनी टू अवर्ट हंगर और स्टारवेशन, स्टारवेशन भूखमरी से बचना. सेंटेंस देख लेंगे. द गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोग्राम हेल्प्ड मैनी फैमिलीज कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर ड्यूरिंग द रिसेशन. जो आर्थिक मंदी थी उसके दौरान, ड्यूरिंग द रिसेशन. टू फीदर वंस नेस्ट, टू फीदर वंस नेस्ट, बेईमानी से जो कमाया हुआ धन होता है उसे कहते हैं. अब यहां क्या है? टू मेक अ रेजिडेंशियल हाउस, नो. समथिंग दैट लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम, नो. टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे,
यही तो आंसर है, सी इज द राइट आंसर। नन ऑफ द अबव आंसर नहीं है, सी द। टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, बेईमानी से कमाया हुआ धन, सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट है सी, टू मेक मनी फॉर वन सेल्फ स्पेशली इन एन अनफेयर और डिसऑनेस्ट वे, इस तरीके से। तो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर यूज्ड अ लॉट ऑफ पब्लिक मनी टू फीदर हिज नेस्ट। To show a clean pair of heels, to show a clean pair of heels, clean pair मतलब innocent, क्या होना चाहिए? to hide नहीं होगा, to escape नहीं होगा। ओ क्लीन पेयर, क्लीन पेयर, अच्छा क्लीन पेयर है ना, तो बचकर निकल जाना, रन अवे, भाग जाना। परस्यू, देयर इज नो आंसर। टू फॉलो, नॉट आंसर, बी इज द राइट आंसर। टू एस्केप, भाग जाना, बी इज द राइट आंसर। आप चेक करेंगे, टू रन अवे, बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। टू रन अवे क्विकली और मेक अ स्विफ्ट एग्जिट, स्विफ्ट मतलब तेजी के साथ, है ना, भाग जाना। Often to avoid trouble or responsibility, to run away quickly and without looking back, बिना पीछे देखे भाग जाना। When the police arrived, the thief showed a clean pair of heels and disappeared into the crowd. Next, 67. To flog a dead horse, लास्ट टाइम का पेपर उठा लीजिए एनडीए का। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स आपके पेपर में आया था 4 नंबर में। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या है? कहते हैं ना मुर्दे में जान डालना, मतलब बेकार की कोशिश करना, यूजलेस एफर्ट लगाना, है ना। टू whip a dead horse, no. To attempt to do the impossible, हो सकता है। one's efforts, no. To take advantage of a weakness, no. क्या होना चाहिए? To attempt to do the impossible, कोशिश करते रहना जो असंभव है। तो दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है। टू वेस्ट टाइम एंड एफर्ट ऑन समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल और अनलाइकली टू सक्सीड, या हम यूजलेस एफर्ट्स भी हम बोल सकते हैं। 2 शब्दों में बात खत्म, यूजलेस एफर्ट्स को ही बोलते हैं। मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना, बेकार की कोशिश करना, बोथ आर सेम। इज इट जस्ट फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स टू आस्क फॉर अनदर रिकाउंट ऑफ द वोट्स, इस तरीके से। तो स्ट्रेन एवरी नर्व, अब एवरी नर्व से ही क्लियर है चीजें। एवरी नर्व मतलब अटमोस्ट एफर्ट्स, बहुत ज्यादा कोशिश करना किसी चीज को पाने के लिए। तो क्या है यहां पर चेक कीजिए। टू फील वीक एंड टायर्ड तो नहीं होगा, टायर्ड है ना। टू फील वीक एंड टायर्ड भी नहीं होगा। टू बी अ डिलीजेंट वर्कर, डिलीजेंट मतलब मेहनती, है ना, हार्ड वर्कर, नहीं होगा। टू बी मैथोडिकल इन वर्क, नो आंसर। टू मेक अटमोस्ट, अटमोस्ट होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा देना, दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर। टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, बहुत ज्यादा कोशिश करना। तो एवरी नर्व लिखा है, टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब ये बहुत ज्यादा कोशिश करना। ए इज द राइट। खून पसीना एक करना हम बोलते तो हैं। टू मेक अ सुप्रीम एफर्ट और exert oneself to the utmost, make every possible effort। ये सेंटेंस देख लेते हैं। She is straining every nerve to get the work finished on time। To take to one's heels, heel वर्ड पहले भी आया था, फिर से वही आ गया। Walk slowly तो कभी नहीं हो सकता। To march forward, to hop and jump, to run away, भाग जाना, एस्केप कर जाना, रन अवे। बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर। टू रन अवे क्विकली और मेक अ स्विफ्ट डिपार्चर, तेजी से भाग जाना, ठीक है। सेंटेंस एक बार चेक कीजिए क्या है। व्हेन दे सॉ द सोल्जर कमिंग दे टुक टू देयर हील्स, है ना। टुक द हील्स, या इसमें हम बोल सकते हैं टू रन अवे, है ना, अगर इडियम्स का यूज नहीं करना है तो। टू बाइट द डस्ट, कहते हैं ना धूल चटाना, बाइट द डस्ट। टू डिफीट समवन, किसी को हरा देना, धूल चटाने का मतलब यही हुआ, टू डिफीट समवन। तो ईट रूट्स तो होगा नहीं, हैव नथिंग टू ईट भी नहीं होगा, कैट वोराशियसली भी नहीं होगा,
नन ऑफ द अबव, ये होगा ही नहीं, मतलब आंसर ही नहीं है, तो क्या होना चाहिए, तो डी होना चाहिए, नन ऑफ द, इन तीनों में से कोई भी नहीं आंसर, है ना। बाइट द डस्ट का मतलब क्या है ना, धूल चटाना, टू डिफीट समवन, तो इसमें आंसर होगा नन ऑफ द अबव, मतलब ये तीन आंसर नहीं थे, तो फिर डी लगाना, इट इज अ कंपल्सन, यू हैव टू चूज डी ऑप्शन। टू बी डिफीटेड और टू फेल कंप्लीटली, कह सकते हैं इसका मीनिंग, धूल चाटना नहीं, चटाना होता है भाई, इसे ठीक कर लेना। द कंपनीज न्यू प्रोडक्ट बिट द डस्ट आफ्टर रिसीविंग पुअर रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स, इस तरीके से। टू बी ऑल एट सी, ये कई बार आया है, एट सी, इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड होना, एट सी कंफ्यूज्ड होना, असमंजस में चले जाना, तो अ फैमिली वॉइस नहीं होना चाहिए, इन द मिडल ऑफ द ओशियन बिल्कुल भी नहीं होगा, एट सी का मतलब ये थोड़ी है, लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड, दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर, आ स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड्स तो होगा ही नहीं, सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, सी इसका सही आंसर है। एक बार चेक करें, टू बी कंफ्यूज्ड, पजल्ड एंड अनसर्टेन अबाउट समथिंग, है ना, तो इसका मीनिंग पीपल आर ऑल एट सी, पीपल आर ऑल एट सी, सभी कंफ्यूज हैं विद न्यू वन वे सिस्टम इन द सिटी, है ना, इसको लेकर। कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड से ही क्लियर है और कंफर्ट भी आ रहा है, मतलब छोटा सा संतुष्टि मिल जाना, स्लाइट सेटिस्फैक्शन, तो अबसर्डिटी तो होगा नहीं, है ना, डिसेप्शन तो धोखा देना होता है, अबसर्डिटी मतलब बेतुकापन होता है, ये भी नहीं होगा, फुलिश प्रपोजल नो, स्लाइट सेटिस्फैक्शन, सी इज द राइट आंसर, सी आंसर हो जाएगा। आप इसको यहां पर चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है, सी आंसर है, लिखा है स्मॉल एडिकेट कंसोलेशन दैट प्रोवाइड्स लिटिल रिलीफ मिलना, छोटा सा रिलीफ मिल जाना, स्लाइट सेटिस्फैक्शन की बात हुई थी। द गुड न्यूज अबाउट द इकोनॉमी इज कोल्ड कंफर्ट टू पीपल हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। ह्यूमन्स सर्विस, इसका मतलब बेहतर काम करना, एक्सीलेंट वर्क, तो मेडिकल हेल्प इज नॉट आंसर ओवर हियर, सोशल वर्क नॉट आंसर, हार्ड वर्क नॉट आंसर, बी इज द राइट आंसर, एक्सीलेंट वर्क, ह्यूमन्स सर्विस, एक्सीलेंट वर्क, B is the right answer. Valuable or outstanding service often a high standard of quality. या हम ऐसे ही सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे, She has given yeoman service to the team. टीम के लिए बहुत एक्सीलेंट काम किया। To put up with एक फ्रेज है, put up with, इसका मतलब है बर्दाश्त करना, टॉलरेट हम बोल सकते हैं ना, अकोमोडेट तो आंसर होगा नहीं, टू एडजस्ट आंसर नहीं होगा, टू अंडरस्टैंड आंसर नहीं होगा, टॉलरेट मतलब डी इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। सेंटेंस भी आप चेक कर सकते हैं, डी इज द राइट आंसर। टू टॉलरेट और इंड्योर समथिंग अनप्लीजेंट, डिफिकल्ट और अनोइंग, अनोइंग मतलब परेशान करना, सेंटेंस है, आई एम टू टायर्ड टू पुट अप विद एनी नॉनसेंस, इस तरीके से। टू कॉल इट अ डे, किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाना, किसी कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे पहुंच जाना। टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स तो होगा नहीं, टू वर्क थ्रू द डे, नन ऑफ द अबव, टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। बिल्कुल ठीक है, ए इज द राइट आंसर। टू डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग, मतलब कोई काम को रोक देना, मतलब अब हाँ हो गया, निष्कर्ष पे हम पहुंच गए, ये अब स्टॉप कर दीजिए, इस तरीके से, है ना। आई एम टायर्ड, लेट्स कॉल इट अ डे, आई एम टायर्ड। टू फेस द म्यूजिक, अब ये पहले से गया, फेस द म्यूजिक, समस्या का सामना करना, फेस द प्रॉब्लम कह सकते हैं हम, है ना। एंजॉय अ म्यूजिकल होगा नहीं, टू बियर द कंसिक्वेंसेज, यही तो है, बियर मतलब सहना, कंसिक्वेंसेज को सहना, है ना, फेस द म्यूजिक, बी इज द राइट आंसर। टू लिव इन अ प्लीजेंट एटमोस्फेयर, देयर इज नो आंसर ओवर हियर। टू हैव अ डिफिकल्ट टाइम, नॉट आंसर ओवर हियर, बी इज द राइट आंसर। टू बियर द कंसिक्वेंसेज,
टू बियर द कंसिक्वेंसेस लिखा है. फेस द म्यूजिक मीनिंग इज टू एक्सेप्ट एंड डील विद द अनप्लीजेंट कंसिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शन. अब यहां सेंटेंस देखिए, ही अराइव्ड लेट टू द मीटिंग एंड हैड टू फेस द म्यूजिक फ्रॉम हिज बॉस. बॉस ने डांटा होगा, उसने फेस किया है ना. ही विल हैव टू फेस द बॉस. टू टेक टू हार्ट, to take to heart, to take to heart. To be encouraged, no. To like, to hate, no. To grieve over, B is the right answer. Grieve over. अब grieve over वही है, किसी से मन की बात करना है ना, दिल या कोई बात दिल पर ले लेना है ना. To be deeply upset or affected by. Sentence, she took his harsh words to heart and stopped talking to him. इस तरीके से मन पे बात ले लिया और उससे बोलना ही बंद कर दिया, सच्चाई नहीं मालूम चली उसको. This place affords a bird's eye view of the Green Valley below. देखिए बर्ड्स आई व्यू ये आजकल करते हैं लोग एग्जाम से 1 घंटे पहले जो पढ़ के जाते हैं, जिसे हम ओवरव्यू कहते हैं, वही है ये. क्या है? ब्यूटीफुल व्यू तो हो नहीं सकता, नैरो व्यू नो, एंड ओवरव्यू इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. अगली व्यू तो नहीं होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. बिल्कुल ठीक है. एन ओवरव्यू, सी इज द राइट आंसर. बिल्कुल ठीक है. बर्ड्स आई व्यू मतलब जर्नल या ब्रॉड व्यू ऑफ समथिंग. जल्दी जल्दी उस बुक्स को देख लेना क्या क्या लिखना है अगले दिन एग्जाम में, है ना. From the hilltop you get a bird's eye view of the entire valley. इस तरीके से हम बात कर सकते हैं. Fits and starts बहुत बार आपके पेपर में आया. Fits and starts. He works in fits and starts. Fit इसमें ऐसा लगता है fits and starts. इसका मतलब होता है अनियमित, irregular. तो आंसर क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंटली तो नहीं होगा, इन हाई स्पिरिट्स भी नहीं होगा, एंथुजियास्टिकली आंसर नहीं हो सकता. ए इज द राइट आंसर. इरेगुलर, ए इज द राइट आंसर. देखिए ए इज द राइट आंसर. फिट्स एंड स्टार्ट्स. वर्किंग इन एन इरेगुलर और इनकंसिस्टेंट मैनर, रुक कर या अनियमित रूप से काम करना. He studies in fits and starts, so his progress is slow. Progress is slow. भाई वो fits and starts काम करता है या पढ़ता है, तो उसका जो प्रोग्रेस है वो स्लो है. It is clear that the ideas of both reformers ran in the same groove. देखिए ध्यान रखिए, both reformers. अब idioms को बाद में पढ़ना है. फर्स्टली वी हैव टू रीड द सेंटेंस. पहले हमें सेंटेंस को पढ़ना है, क्योंकि idioms का मीनिंग अगर सेंटेंस में है तो पहले सेंटेंस को ही पढ़ लीजिए, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं. एलिमिनेट ऑप्शन ऑटोमेटिक होते हैं. क्लैश्ड विद ईच अदर नहीं होगा. सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल. अग्रीड विद ईच अदर, अपोज्ड ईच अदर, प्रमोटेड ईच अदर. ए इज द राइट आंसर. बिकॉज सेंटेंस भी क्या चाहिए? We need meaningful sentence. That's why there is only one option. A is the right answer. Agreed with each other. बिल्कुल ठीक है. A था क्या? Oh, promoted each other नहीं. C is the right answer. Not promoted. Promoted each other, not answer. Clashed with each other, not answer over here. Agreed with each other. That's why C is the right answer. C is the right answer. हाँ, वो एक जैसा ऑप्शन था इसलिए. Ran in the same group to think or act in the same way to have similar ideas. अब सेंटेंस क्या हो सकता है? The two scientists ran in the same group on environmental issues. ये आपका सेंटेंस बन सकता है. You can easily overcome का मतलब क्या है? काबू पाना किसी चीज पर. Overcome this situation if you keep your head. कीप योर हेड मतलब शांति बनाए रखना. कीप योर हेड. तो यू कैन नॉट से कीप फेथ इन, यू कैन नॉट से बिलीव इन, यू कैन नॉट से ट्रस्ट द अदर्स.
बी इज द राइट आंसर, रिमेन काम, शांति बरकरार रखना, रिमेन काम, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर. कीप योर हेड, remain calm, to stay calm and think clearly in a difficult situation. Example, in emergencies it is important to keep your head and act wisely. I had to pull strings, pull strings बहुत अच्छा है, pull strings, to put up a good show, to put up a good show. There are 4 options. Play music, not answer over here. यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, आई थिंक मे बी, मैंने क्या बोला, फर्स्टली वी हैव टू रीड द 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद ही वी हैव टू चूज वन, एक चुनना है. यूज द इंस्ट्रूमेंट, नॉट. प्ले अ सॉन्ग, नॉट. दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर. यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस टू पुट अप अ गुड शो. चेक करेंगे, यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, बी इज द राइट आंसर. पुल स्ट्रिंग्स, टू यूज वंस पर्सनल इन्फ्लुएंस और कनेक्शंस टू गेट समथिंग डन. सेंटेंस भी देख सकते हैं. ही पुल्ड स्ट्रिंग्स टू गेट हिज फ्रेंड अ जॉब इन द कंपनी. सेंटेंस इज एसेंशियल इफ यू वांट टू सॉल्व idioms. Yesterday in a collision between a truck and car he had a close shave. Oh, ये तो कई बार आपके द हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया या आप जहां भी इंग्लिश पढ़ते हैं क्लोज शेव कई बार आता है. क्लोज शेव इसका मतलब होता है बाल बाल बचना. ठीक है. मेंटेन क्लीननेस तो हो नहीं सकता. रिमूव द एंटायर हेयर, नो. A narrow escape, this is the answer. Narrow escape होता है बाल बाल बचना है, बच के भाग जाना. Close relations भी आंसर नहीं होगा. C is the right answer. Narrow escape, बाल बाल बचना. C is the right answer over here. Close shape, the situation in which you narrowly avoid danger or harm. बाल बाल बचना. You can read over here the sentence of this idiom. He had a close shave when a truck almost hit his car. मतलब बचा ही था, बाल बाल बचा था. ठीक है. Next, the piece of parental property has created bad blood between of two brothers. Bad blood, अकेला idioms कई बार आए. Bad blood, दुश्मन को कहते हैं bad blood. एक blue blood होता है जो रईस अच्छे लोग होते हैं, अच्छे खानदान से. बैड ब्लड भी होता है, दुश्मन को कहते हैं. दैट्स व्हाई इम्प्योर रिलेशन नॉट आंसर. इल मैच्ड टेम्पर नॉट आंसर. बैड पेरेंटेज, डी इज नॉट आंसर. सी इज द राइट आंसर ओवर हियर. सी, एक्टिव एनिमिटी, सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. बैड ब्लड एक बार चेक कर लेते हैं. सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है. Strong dislike, hatred or enmity between. या property dispute created bad blood between the two brothers. You can say. ये example बन सकता है. Since you couldn't accept a timely warning, it's no use repenting now. Why cry over spilt milk? Cry over spilt milk. कई बार एग्जाम में आया है. बेकार की कोशिश करना मतलब cry over irreparable loss, no. To regret uselessly, बिल्कुल यही तो regret, अफसोस करना बेकार का. uselessly regret कह सकते हैं. B is the right answer. cried needlessly, no. feel guilty of, no. ये आंसर नहीं है. B is the correct answer over here. To regret uselessly, बिल्कुल ठीक है. To regret uselessly, this is the answer. Cry over spilled milk. To feel sad or regret about something that cannot be changed, कह सकते हैं ना. बीती बात है, कोई पुरानी चीज है और उस पर हम बेकार का अफसोस कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं इस तरीके से. There is no point crying over spilled milk. Learn from your mistake and move on. Next. After 15 years of marriage, she didn't expect her husband to leave her in the lurch. Leave her in the lurch होता है मुसीबत में साथ छोड़ देना. Leave her in the lurch, मुसीबत में साथ को छोड़ देना. Listen to her, no. There is no answer. A is not answer. Provoke her,
बी इज नॉट आंसर, इग्नोर हर, सी इज नॉट आंसर, डिजर्ट हर मतलब डिजर्ट मतलब गिव अप कर देना, छोड़ देना, डी इज द राइट आंसर, डी फॉर दिल्ली, डी इज द राइट आंसर, डिजर्ट हर, desert her, live in the lurch, to abandon someone in a difficult or helpless situation. कह सकते हैं, सेंटेंस भी आप पढ़ सकते हैं. He left his business partner in the lurch when the company was facing losses. Who are we to, अब ध्यान से देखिए ये सेंटेंस के अंदर who are we to sit in judgment over their choices. अब सिट इन जजमेंट होता है आलोचना करना, किसी की बुराई करना, टू क्रिटिसाइज. तो दैट्स व्हाई लेक्चर इज नॉट आंसर ओवर हियर, स्पीक इज नॉट आंसर, कम्युनिकेट नॉट आंसर. तो दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर ओवर हियर, बी इज द करेक्ट आंसर. एक बार चेक करें, क्रिटिसाइज बिल्कुल सही आंसर. सिट इन जजमेंट टू क्रिटिसाइज और जज समवन्स चॉइसेस और एक्शंस. Example, who are we to sit in judgment over their choices. Next. When I entered the house, everything was at 6s and 7s. At 6s and 7s. 6 7 6 7. अब 6 7 करके एरर भी आ जाता है, ध्यान रखिए. 6s होना है, 6s and 7s ही होना है. एस लगेगा, इसमें भी एस लगेगा. 6 7 6 7 मतलब हम कह सकते हैं तितर वितर, डिसऑर्डर, चीजें डिसऑर्डर में होना. तो क्या आंसर होना चाहिए? क्वेरल अमंग 6 and 7 people, नॉट आंसर ओवर हियर, ए इज नॉट द. To have 6 or 7 visitors at a time, not answer. In disorder or confusion, C is the right answer. An unpleasant argument, not answer over here. C is the correct answer over here. एनडीए में टॉप मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स हैं ये, इनके बाहर नहीं जाएगा. और इसको ढंग से अगर आपने देखा तो ये बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है A4S ने, और संकल्प सीरीज 2.0 है, तो ध्यान से इसे देखना है. ठीक है, टॉप मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स है ये. कितना है? 88. नेक्स्ट पे पहले इसका आंसर देखेंगे. इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन एट 6s and 7s. इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन. एग्जाम्पल, व्हेन आई एंटर्ड द हाउस एवरीथिंग वाज एट 6s and 7s. डिसऑर्डर होना, दिस इज द आंसर. Examples you can read everything. Next है, do not lose your head when faced with a difficult situation. अब ये आपका है. अब सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग यू हैव टू चूज वन, तो यू विल हैव टू रीड द सेंटेंस. सेंटेंस पढ़ना होगा. forget at any time, no. neglect anything, no. get jealous. Panic is the right answer. C is the right answer. Panic. To panic, lose control. C is the right answer. In a difficult, yeah, don't lose your head when faced with a difficult situation. Next. Pulled up. है ना, ये भी एक phrase है, pulled up. He was pulled up by the director of the company. Pulled up. आपने पढ़ा होगा टाइम्स ऑफ इंडिया एडिटोरियम. पुल्ड अप, पुल्ड अप का मतलब होता है असॉल्टेड तो होगा नहीं, ड्रैग्ड भी नहीं होगा, क्लियर्ड भी नहीं होगा. सी इज द रेप्रीमेंटेड इज द राइट आंसर. रिप्रीमेंटेड, डांट फटकार, स्कॉल्ड करना किसी को, वही है. सी इज द राइट आंसर. ही वॉज पुल्ड अप बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट. द स्टॉर्म ब्रॉट अबाउट ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन द वैली. ग्रेट डिस्ट्रक्शन, अब ध्यान से देखिए, मुझे इसको तो देखना ही नहीं है, इसे तो मैं बाद में देखूंगा. फर्स्टली वी हैव टू सी द सेंटेंस. क्या दिया गया है, व्हाट हैज बीन गिवन ओवर हियर. फर्स्टली वी हैव टू रीड द सेंटेंस, क्योंकि ब्रॉट अबाउट लिखा है ना, तो ब्रिंग अबाउट है, क्योंकि सेकेंड फॉर्म में होगा. तो सेंटेंस में अगर देखें, स्टॉर्म caused great destruction in the valley, तो that's why B is the right answer, because sentence should be meaningful. सेंटेंस भी तो मीनिंगफुल होना चाहिए, इसीलिए हमें क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ना है. ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये नहीं है. बी इज द राइट आंसर ओवर हियर. चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर. टू कॉज समथिंग टू हैपन, ठीक है, वही आंसर है. एग्जाम्पल है, द स्टॉर्म ब्रॉट अबाउट ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन द वैली. बिल्कुल ठीक, सेंटेंस को भी पढ़ सकते हैं. The teacher took me to task for not completing my homework. Took me to task. एक बार नहीं आया took. ये होता क्या है, take me to task होता है, सेकेंड फॉर्म है took me to task. क्या हो सकता है? According to the meaning of the sentence you have to choose one.
गेव मी एडिशनल होमवर्क, नो। पनिश्ड मी, बिल्कुल वही है ना, पनिशमेंट देना है ना। टुक मी टू प्रिंसिपल, took me to the principal, no, C is not answer, A is not answer. Reduced my homework, no. Punished me, B is the right answer. Punishment did. लिखा है took someone to task, okay? To scold or punish someone for doing something wrong. The teacher took me to task for not completing my homework. Next 93, soft option फिर आ गया। सॉफ्ट ऑप्शन मीन्स इजी, इजी आसान कोई चीज, ये रिपीटेड है तो कई बार आ गया। पॉपुलर ऑप्शन नॉट आंसर, पॉपुलर सॉल्यूशन नॉट आंसर, इजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन, दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। डिफिकल्ट चॉइस नॉट आंसर ओवर हियर, सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। रिपीटेड है, फिर से आ गया, लिखा भी इजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन, सॉफ्ट ऑप्शन एंड इजी कंफर्टेबल और लेस डिमांडिंग ऑप्शन। There is no soft option to the crisis now. Next, फिर से सुनिए ध्यान से। 94 idioms पे हम आ गए हैं, कुछ रिपीटेड है, टॉप मोस्ट रिपीटेड है, ध्यान रखिएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, आसानी से सीख लोगे। If you want to solve the idiom, there is only one way, एक ही रास्ता है idioms के साथ। Firstly, you have to read the sentence. अब आसानी से आप you can easily learn, अब आसानी से आप याद कर सकते हैं। अगर सिर्फ ईडियम्स पढ़ेंगे तो फिर ध्यान नहीं रहेगा। उसका एक एग्जाम्पल भी होता है, यू विल हैव टू रीड, वो आपको पढ़ना ही होगा, तभी लंबे समय तक ये ईडियम्स याद रह सकते हैं। जैसे 94 है, अब इसमें मैं इस ईडियम्स को तो नहीं देखूंगा। फर्स्टली वी हैव टू सी द सेंटेंस व्हाट हैज बीन गिवन ओवर हियर। टू बी सक्सेसफुल इन टूडेज वर्ल्ड, टू बी, अब देखो मीनिंग समझ आ रहा है। टू बी सक्सेसफुल इन टूडेज वर्ल्ड वी रिक्वायर, हमें जरूरत है, द गिफ्ट ऑफ द गैप, मतलब किसकी जरूरत है, अब ऑप्शन देखेंगे। गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, नो। डिवाइन हेल्प एंड गाइडेंस, नो। अ फियर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, नो। एबिलिटी टू स्पीक वेल, क्योंकि गिफ्ट ऑफ द गैप, ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला। अब यहां सेंट ये रिपीटेड है ना, एबिलिटी टू स्पीक वेल, है ना, एबिलिटी टू स्पीक वेल, एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंट, कॉन्फिडेंटली एंड परसुएसिवली, बोल सकते हैं ना, अच्छी प्रभावशाली बोलना है ना, अच्छे ढंग से। टू बी सक्सेसफुल इन टूडेज वर्ल्ड वी रिक्वायर द गिफ्ट ऑफ द गैप, ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है सेलिंग इन द सेम बोट, अब शायद ये पहले नहीं आया, 95 में। ही एंड हिज फ्रेंड, उसका दोस्त और वह आर सेलिंग इन द सेम बोट, मतलब एक ही समस्या में रहना, तो टुगेदर इन द सेम बोट ये तो नहीं होगा। शेयरिंग द फाइनेंशियल एंड सोशल कंडीशन, देयर इज नो आंसर, बी इज नॉट आंसर। बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, दैट्स व्हाई आंसर इज द सी ओवर हियर, सी इज द राइट आंसर। डी भी आंसर नहीं होगा। गेटिंग रिड ऑफ, टू बिकम फ्री फ्रॉम, वही है गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, तो ये भी आंसर नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। बिल्कुल, बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, सी इज द राइट आंसर। एक बार चेक कीजिए, सी लगाया था मैंने, बिल्कुल ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ही एंड हिज फ्रेंड आर सेलिंग इन द सेम बोट, है ना, इस तरीके से एक सेंटेंस उसी ने दे दिया तो मुझे देने की जरूरत नहीं है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू अभी हम पढ़ चुके हैं, है ना। टुडेज अनाउंसमेंट टू कंडक्ट अ स्नैप टेस्ट केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, है ना, अचानक से, सडनली, अनएक्सपेक्टेड, है ना, बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड, बी इज द राइट आंसर। इमेजिनरी न्यू का फॉरबिडन, हेवनली, आंसर नहीं होगा, बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, समथिंग सडन, शॉकिंग और टोटली अनएक्सपेक्टेड। द टीचर्स अनाउंसमेंट टू कंडक्ट अ स्नैप टेस्ट केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इस तरीके से हम कह सकते हैं। विंटर वॉज सो बैड दैट द नोमैडिक ट्राइब्समैन, ये हमने अभी पढ़ा है, रिपीटेड है, फाउंड इट डिफिकल्ट टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, टू कीप वोल्फ फ्रॉम द डोर, ये कई बार आया है, भुखमरी से बचना। हंट वाइल्ड एनिमल्स, नो। एस्केप स्टार्वेशन, बी इज द राइट आंसर। गेट वुलन क्लॉथ्स, नो। वॉक ऑन आइस, नो। तो बी इज द राइट आंसर ओवर हियर, है ना, भुखमरी से बचना, है ना, एस्केप बचना, स्टार्वेशन भुखमरी। बिल्कुल ठीक है, टू मैनेज, टू सर्वाइव बाय कीपिंग अवे एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर, है ना। अब सेंटेंस आप देख सकते हैं, सेंटेंस हम ले सकते हैं यहां से, है ना। विंटर वॉज सो बैड दैट द नोमैडिक ट्राइब्समैन फाउंड इट
डिफिकल्ट टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, इस तरीके से। 98 ऑन गुड टर्म्स, ऑन गुड टर्म्स, द थीव वॉज ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस। अब गुड टर्म्स का मतलब क्या है भाई? एग्रीड विद देम, कीप टर्म्स एंड कंडीशंस, वॉज फ्रेंडली, फॉलो द रूल्स, है ना। गुड टर्म्स मतलब एग्री होना, डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। एग्री विद देम, विद द पुलिस, ओ सॉरी सर, वॉज फ्रेंडली एग्री विद देम तो सेंटेंस नहीं बनेगा भाई, है क्या कर रहे हो? वॉज फ्रेंडली है ना, थीव वॉज फ्रेंडली विद द पुलिस, तो दैट्स अ बी इज द राइट आंसर। बी सेंटेंस तो मीनिंगफुल हो, बी इज द, वॉज फ्रेंडली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बी इज द राइट आंसर। टू हैव फ्रेंडली टू हार्मोनियस रिलेशनशिप विद समवन, है ना। अब क्या हो जाएगा? द थीव वाज ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस, है ना। इस तरीके से एक सेंटेंस बन सकता है। नेक्स्ट, टर्न डाउन, जॉन्स ऑफर ऑफ हेल्प वाज टर्न डाउन फॉर द पुलिस। टर्न डाउन क्या हो सकता है, जल्दी बताइए। टर्न डाउन, टर्न डाउन मीन्स, अगर हम सेंटेंस के मीनिंग को देखें, जॉन्स ऑफर ऑफ हेल्प वाज टर्न डाउन बाय द पुलिस। टर्न डाउन होता है रिफ्यूज्ड, मना करना, तो यहां और कोई सेंट बैक, इस तरीके से ट्विस्टेड अराउंडेड, ये आंसर होगा ही नहीं। हैंडेड ओवर, ये आंसर होगा नहीं। रिफ्यूज्ड ना, रिफ्यूज्ड मना करना, दिस इज द आंसर ओवर हियर। यही आंसर है, टू रिजेक्ट और रिफ्यूज एन ऑफर, है ना। बी इज द राइट आंसर, है ना। जॉन्स ऑफर ऑफ हेल्प वाज टर्न डाउन बाय द पुलिस। शी कुड नेवर मेजर अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन, तो ये आंसर मेजर अप, है ना। तो रीच द लेवल, वर्क एज हार्ड, एसेस द अमाउंट, इंक्रीज हाइट, तो देखिए रीच द लेवल इज द राइट आंसर। और कोई बनता भी नहीं, सेंटेंस भी तो मीनिंगफुल होगा। रीच द लेवल, यही आंसर। टू रीच द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेशन, है ना। शी कुड नेवर मेजर अप हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट है, द मैनेजर डॉक्टर्ड द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। डॉक्टर्ड द अकाउंट्स, टू मेक चेंजेस इन अकाउंट लुक्स, टू क्लियर द डॉक्टर्स बिल, टू वेरीफाई द अकाउंट्स इन डिटेल्स, टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स। बिल्कुल ठीक है, टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स, इधर उधर करना, मैनिपुलेट कर देना अकाउंट्स में, डी इज द राइट आंसर। falsify or manipulate financial records. The manager doctored the accounts of the company. This is the sentence. The little girl with, देखिए अब कितना आसान है, सेंटेंस से सॉल्व करना इडियम्स को आसान हो गया, तो सेंटेंस में आ जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या है? The little girl with her flawless performance stole the show. Stole the show, performance लिखा है, stole the show, तो stole something from the show, no. Crept into the show, no. Won everybody's praise, yes. Answer is the C. Disappeared from the show, no. Answer, won everybody's praise. C is the right answer over here. बिल्कुल ठीक है। To attract all the attention, to attract all the attention, to win the greatest applause. Applause मतलब तारीफ करना, praise करना. The little girl with her flawless performance stole the show. टैगोर वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। देखिए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है स्कॉलर, विद्वान लोगों को कहते हैं मैन ऑफ लेटर्स। ऑप्शन देखेंगे, और वाइड कॉन्टेक्स्ट, नो। एन एक्सीलेंट लेटर डिक्टेटर, नो। ग्रेट राइटर ऑफ लेटर्स, प्रोफिशिएंट लिटरेरी आर्ट। अ ग्रेट राइटर ऑफ लेटर्स तो नहीं होगा, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, डी इज द राइट आंसर, डी फॉर दिल्ली, डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। आप चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है, डी, प्रोफिशिएंट लिटरेरी आर्ट, अ मैन ऑफ लेटर, अ पर्सन हु इज वेरी नॉलेजेबल एंड स्किल्ड इन लिटरेचर। टैगोर वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। हम कह सकते हैं टैगोर एक महान साहित्यकार था, या स्कॉलर था, या विद्वान था। हिज फ्रेंड बीट द बॉय टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। बेटा टू पे, भुगतान करना है, पुराना हिसाब किताब चुकता करना है, बदला लेना, ईडियम ही बता रहा है, बदला लेना। टू टेक रिवेंज आंसर हो जाएगा। टू रिफंड ओल्ड ड्यूज तो होगा नहीं। टू फोर्स हिम टू अ स्कोरर इन अ मैच भी नहीं होगा।
बिकॉज ही हैड नॉट स्कोर्ड वेल अर्लियर भी नहीं होगा, आंसर है टू टेक रिवेंज, बी इज द राइट आंसर ओवर हियर, बिल्कुल ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। टू टेक रिवेंज फॉर पास्ट ग्रेवेंसेस, पुरानी कोई दुश्मनी थी। हिज फ्रेंड बीट द बॉय, अब सेंटेंस है, हिज फ्रेंड बीट द बॉय टू पे ऑफ ऑल डिस्कोर्स, पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए उसे पीट दिया, इस तरीके से बात करते हैं, है ना। चिंतन इज सो इनोसेंट दैट ही वियर्स हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव। अब इसमें आप ध्यान से देखें, वियर ड्रेस दैट डजंट मैच, ये तो आंसर होगा नहीं। एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स ओपनली, बी इज नॉट आंसर। वियर्स कलरफुल ड्रेसेस, सी इज नॉट आंसर। एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स विद द शेप ऑफ द हार्ट printed on its sleeve, D is the right answer over here. D is the right answer. D तो नहीं है भाई, D is not answer over here. Express his feelings openly, और चिंतन is so innocent that he expresses his openly feelings openly. Yes, B is the right answer. इसे हटा देंगे, D is not answer because sentence should be meaningful. So that's why B is the expresses his feelings openly. B is the right answer. ठीक है, क्या expresses his feelings openly, बिल्कुल ठीक है, according to the meaning of the sentence B is the right answer. बाकी आंसर बनते भी नहीं। To show one's emotions openly without hiding them, है ना। अब चिंतन wears his heart on his sleeve, इस तरीके से हम बात करेंगे। Some people do not grease anybody's palm, anybody's palm बहुत आता है, grease the palm करके आता है, इसका मतलब है रिश्वत लेना, to bribe। तो एक ही आंसर बनेगा, फ्लैटर तो नहीं होगा, चापलूसी भी नहीं होगा, फाइट वगैरह चीट वगैरह नहीं है, ब्राइब इज द राइट आंसर, है ना। ग्रीज द पाम मतलब रिश्वत लेना, है ना, ब्राइब इज द राइट आंसर, ए इज द राइट। टू ब्राइब समवन टू गिव मनी secretly फॉर फेवर, some people don't grease anybody's palm on any accounts, इस तरीके से सेंटेंस भी हम यूज कर सकते हैं। सेंटेंस करने से इडियम्स भी इजीली लर्न होता है। द कार ब्रोक डाउन मतलब ब्रेक डाउन, सेकेंड फॉर्म ब्रोक डाउन, जस्ट एज इट रीच द एज ऑफ अ क्लिफ, इट वॉज इंडीड अ क्लोज शेव। अब क्लोज शेव अभी आया था, फिर रिपीट हो गया, बाल बाल बचना, नैरो एस्केप, तो दैट्स व्हाई आंसर इज द वेरी रिस्की, नो। To share one's brand, no. To show one's power, no. A narrow escape, that's why C is the right answer over here. बिल्कुल, narrow escape is the right answer. To the car broke down just as it reached the edge of a cliff. It was indeed a close shave. The police caught the thief red-handed. रंगे हाथों पकड़ना, रेड हैंडेड। अब न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे ही आता है रेड हैंडेड, है ना, रंगे हाथों पकड़ना। इन रेड यूनिफॉर्म में नहीं, विद ब्लड इन हैंड नहीं, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम, दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। आफ्टर रीडिंग द रूल्स नहीं, ये तो सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम, लगभग सभी आसानी है। द पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड, पुलिस ने चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। जॉर्ज बर्नार्ड, किसी का होगा नाम, शॉ वॉज ब्लेस्ड, नाम है, गिफ्ट ऑफ द गैब, अब ऑलरेडी रिपीटेड है ना, मैनी टाइम्स हैव बीन आस्क्ड, गिफ्ट ऑफ द गैब, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला, तो इनॉर्मस वेल्थ होगा नहीं, एबिलिटी टू वर्क हार्ड, नो, एबिलिटी टू स्पीक इम्प्रेसिवली, तो दैट्स व्हाई आंसर इज द सी, लक ऑन वन साइड भी आंसर नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर। मतलब कह सकते हैं आर्ट ऑफ स्पीकिंग, है ना, बोलने की कला, एबिलिटी टू स्पीक, सी इज द राइट आंसर, गिफ्ट ऑफ द गैब, है ना। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वॉज ब्लेस्ड विद द गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब, बोलने की कला। नेक्स्ट है, द पेरेंट्स आर इन हाई स्पिरिट्स एज दियर सन हैज गॉट अ डिसेंट जॉब। अब हाई स्पिरिट्स का मतलब क्या है? इन गुड पोजिशन, नो, ड्रंक, नो, शॉक्ड, नो, सी, चीयरफुल, खुशी, हैप्पीनेस, सी इज द राइट आंसर। एक बार चेक करेंगे, बिल्कुल वेरी हैप्पी, है ना, चीयरफुल। द पेरेंट्स आर इन हाई स्पिरिट्स एज दियर सन हैज गॉट अ डिसेंट जॉब, बहुत अच्छी जॉब मिली इसलिए बहुत ज्यादा चीयरफुल।
डाउन द ड्रेन, है ना। पहले सेंटेंस पढ़ते हैं क्या है। व्हेन शी रियलाइज दैट शी हैड बॉट अ फेक प्रोडक्ट शी न्यू दैट हर मनी हैड गॉन डाउन द ड्रेन, मतलब उसकी मनी क्या हो गई, खराब हो गई। ड्रॉप्ड इन द ड्रेन, लॉस्ट फॉर एवर, got washed away, her money was safe, was lost forever. That's why answer is the A over here. A is the right answer. क्योंकि सेंटेंस भी तो मीनिंगफुल होना चाहिए, सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल. A is the right answer. Was lost forever, wasted completely, पूरी तरीके से बेकार हो जाना, है ना. When she realized she had bought a fake product, she knew that her money had gone down the drain. Next क्या है, even though the new clerk was given a difficult task, he remained cool as cucumber. He remained cool as cucumber. Remained cool as cucumber. मतलब वही है, cool as cucumber का मतलब क्या होता है, was scared, cold, caught cold, not nervous, emotional. You have to choose one. There are 4 options over here. इसका मतलब यही हो सकता है, कॉट कोल्ड तो सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए, वॉज हैप्पी नहीं होगा, वॉज स्कैर्ड नहीं होना चाहिए, नॉट नर्वस और इमोशनल, दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर, और कोई आंसर बनता भी नहीं, ठीक है. वेरी काम, शांति में रहना, ठीक है. इवन दो द न्यू क्लर्क वॉज गिवन अ डिफिकल्ट टास्क, ही रिमेन्ड कूल एज कुकुम्बर. His position in the company was on the brink of disaster. Brink of disaster. Company है at the point of, on the side of, on the back of, at the top of. ठीक है. His position in the company was on the brink of disaster. At the point of is the right answer. At the top of तो आंसर होगा नहीं. On the side of, on the back of नहीं. B is the right answer over here. At the point of, B, at the point of, बिल्कुल नजदीक है ना, brink of disaster. His position in the company was on the brink of disaster. This is the answer over here. You have been cheating. How? You must face the music. पहले भी repeated है, face the music, face the problem, है ना. तो face the unpleasant consequences हो सकता है, stand up unpleasant consequences, be devoured या insulted publicly, इस तरीके से होगा. इंसल्टेड पब्लिकली होगा, डेबर्ड स्टैंड अप प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है आंसर. फेस द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस इज द राइट आंसर. बी इंसल्टेड पब्लिकली आंसर नहीं होगा, ठीक है. ए इज द राइट आंसर हो गया. फेस द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट और अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस आंसर हो जाएगा. यू हैव बीन चीटिंग, नाउ यू मस्ट फेस द म्यूजिक. नेक्स्ट और लास्ट, दिस इज द लास्ट ईडियम. अब 115 115 ईडियम्स आपने किए, टॉप मोस्ट रिपीटेड, इनसे बाहर नहीं जाएगा. बने रहिए संकल्प सीरीज 2.0 में, जुड़े रहिए. इफ यू वांट टू क्रैक एनडीए 2026, ध्यान रखिएगा, ये लास्ट है, इसे देख लीजिए. आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड व्हेन माई क्लोज फ्रेंड लेफ्ट मी इन द लर्च, मतलब लीव इन द लर्च, लेफ्ट मी इन द लर्च, ये सेंटेंस में आ गया. मुसीबत में साथ छोड़ देना, है ना. went away without waiting for me, no. helped me in difficult times, no. abandoned me when I needed help, yes. यही आंसर है, C is the right answer. stopped helping me in emergency भी आंसर नहीं होगा. C is the right answer over here. बिल्कुल C आंसर हो गया. abandon me, abandon मतलब give up, छोड़ देना. me when I needed help, left in the lurch, to abandon someone in difficulty बोल सकते हैं, मुसीबत में साथ छोड़ देना. सेंटेंस भी आप देख सकते हैं. I was so disappointed when my close friend left me in the lurch. leave in the lurch होता है वैसे, सेंटेंस में left करके सेकंड फॉर्म में आ गया leave का left. तो ये था 115 115 idioms टॉप मोस्ट रिपीटेड थे. तो आपको पता है इंग्लिश इज रिपीटेड 95% पूछी ही जाती है, रिपीटेड ही आती है. वोकैब भी पुराने होते हैं लेकिन बच्चे नए नए पढ़ते हैं, वो उनकी मर्जी है. ये टॉप मोस्ट हैं. इफ़ यू वांट टू क्रैक एनडीए तो ध्यान रखिए, ईडियम्स आता है 40 नंबर में भी आया है, 20 नंबर में भी आया है, ठीक है. तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है,
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्कार।